एक जायंट पाइथन में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद सबसे पहले मैंने रास्ते में मिली एक छोटी फीमेल स्नेक को जबरदस्ती किडनैप किया। फिर रेप्टिलियन रिप्रोडक्शन के प्राइमल प्लेजर में डूब गया। लेकिन एक सेकंड बाद प्योर पैनिक आ गया। मुझे एहसास हुआ कि जिस छोटी फीमेल स्नेक को मैंने फोर्स से लिया था वो एक्चुअली ड्रैगन एम्प्रेस थी, 100,000 एक्वाटिक सोल्जर्स की कमांडर। मन में उसने हिस किया, मैं ड्रैगन एम्प्रेस हूं, फिर भी इस रेचेड जगह पर मेरी प्योरिटी चली गई। हालांकि उसने जोर से नहीं बोला, लेकिन मैं उसके दिल की हर बात सुन सकता था। मैं वहीं पूरी तरह स्टंट खड़ा रह गया। बहुत खूब, ये मुझे दिल की गहराई तक नफरत करती है। अगर कभी पावर वापस मिल गई, मैं मरा हुआ आदमी हूं। जैसे ही मैं पहले वार करने के बारे में सोच रहा था, दिमाग में एक आवाज गूंजी। गॉड लेवल ऑप्शन सिस्टम से सक्सेसफुली बॉन्ड हो गया, सभी स्किल्स पर 100x फीडबैक मिलेगा। खुशी की एक लहर आई। मेरा ट्रांसमाइग्रेटर चीट कोड आखिरकार आ गया। बाइंडिंग कंप्लीट, टारगेट ल्यू रुयान, ड्रैगन एम्प्रेस, स्टेटस क्रिटिकली इंजर्ड एंड वल्नरेबल। मैंने झट से ल्यू रुयान को देखा जो केव एंट्रेंस पर थी, जैसे वो कोई प्राइसलेस ट्रेजर हो। जब उसकी नजर मेरी नजर से मिली, उसका छोटा शरीर कांपने से नहीं रुक पाया। मैंने अपना विशाल शरीर सीधे केव के मुंह की तरफ स्लिदर कराया। ल्यू रुयान का दिल हॉरर से भर गया। ये कीड़ा अब मेरे साथ क्या करेगा? पूर्व ड्रैगन एम्प्रेस के रूप में वो सांपों की लचरस नेचर बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर दूसरी बार ह्यूमिलिएशन सहनी पड़ी, वो मर जाना पसंद करेगी। ल्यू रुयान ने दांत पीसे, साफ था मुझसे डेथ फाइट करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, पहाड़ों और जंगलों की तरफ स्लिदर करके निकल गया। उसके थॉट्स क्लियरली सुन रहा था, लेकिन मैं 20 साल का वर्जिन था, दोबारा नहीं जा सकता था। वैसे भी उस वक्त मेरी कॉन्शियसनेस पूरी तरह जागी नहीं थी, तो टेक्निकली वो मैं भी नहीं था। मैं जंगल में चलता रहा, मेमोरीज प्रोसेस करता रहा और कल्टीवेशन बढ़ाने पर फोकस किया। जब केव एंट्रेंस पर वापस आया, मुंह में कई जानवर दबाए थे। ल्यू रुयान ने इंस्टिंक्टिवली पीछे हटकर कदम लिया। भागने की कोशिश की थी, लेकिन इंजरीज इतनी सिवियर थीं कि हिल नहीं पाई। खाना देखकर जोर से सलाइवा गट की, लेकिन प्राइड ने भीख मांगने से रोका। उसे और टीज करना चाहता था, लेकिन अगर एक्सीडेंटली भूखी मर गई तो बहुत बड़ा नुकसान होता। मैंने शिकार उसके सामने फेंक दिया। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। इतनी भूखी थी कि पेट रीढ़ से लग गया था। उसने सोचा, बस एक बाइट लूंगी, रिकवर होने के बाद ये ह्यूमिलिएशन का बदला लूंगी। उसने मुंह खोला और फैंग से इंस्टेंटली मीट में नोच लिया। मेरा चेहरा डार्क हो गया उसके थॉट सुनकर। मेरा खाना खाती है और फिर भी बदला लेने की बात करती है। अगर सिस्टम इस गोल्डन गूस से बाउंड नहीं होता तो मैं इसे बहुत पहले छोड़ चुका होता। अचानक दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशंस बजने लगे। 100x फीडबैक रिवॉर्ड, सुपर स्मेल, ऑक स्ट्रेंथ। मैंने स्टेटस पैनल खोला और एक दर्जन से ज्यादा न्यू सुपर नेचुरल पावर्स लिस्टेड देखे। राहत की सांस ली। सच में कल्टीवेशन गोल्ड माइन है। बस एक मील खाने से इतना मिला। 2 बार सोचे बिना एक और डियर काटा और ल्यू रुयान के सामने फेंक दिया। ल्यू रुयान खाना डाइजेस्ट करने में बिजी थी, जबकि उसका शरीर विजिबल स्पीड से हील हो रहा था। जब उसने मुझे एक और बीस्ट ड्रॉप करते देखा, रिजेक्ट नहीं किया। ब्लड से सने जॉज खोले और फिर से नोच लिया। सिस्टम की मीठी नोटिफिकेशंस दिमाग में बजती रहीं और मैं एक्सटैटिक था। अगले 3 दिन मैंने हंटिंग में बिताए। जो भी शिकार लाता, उसका ज्यादातर हिस्सा उसके पेट में जाता। उसकी स्केल्स हर पल और चमकदार होती जा रही थीं। उसका साइज लगभग मेरे बराबर हो गया था और मैं उससे एक हैवी प्रेशर रेडिएट होती फील कर सकता था। लेकिन जितनी तेजी से वो रिकवर होती, मैं उतना ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि सारे रिवॉर्ड्स मुझे मिल रहे थे। आज का कैच उसके सामने फेंका और अपनी लेटेस्ट हॉल चेक करने की तैयारी की। डिंग, लिंक टारगेट ल्यू रुयान की मेंटल स्टेट में चेंज डिटेक्ट हुई। इंटिमेसी 1 बढ़ी। सुपर नेचुरल पावर सिंथेसिस एक्टिवेटेड। इंटिमेसी जितनी ज्यादा होगी, रिवॉर्ड्स उतने बेहतर होंगे। इंटिमेसी 0 पर आई तो बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा। मैंने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया और पिछले कुछ दिनों में मिली पावर्स को फ्यूज करके बीस्ट किंग बनाया। एक इंस्टेंट में मेरा दर्जनों मीटर लंबा स्नेक बॉडी एक्सपैंड हुआ, पहले से कहीं ज्यादा रोबस्ट और पावरफुल हो गया। न्यू फॉर्म में रॉ पावर सर्ज होती फील हुई। 3 दिन रेस्ट के बाद ल्यू रुयान ने कुछ स्ट्रेंथ वापस पाई और उसके शरीर में एक जीवन की चिंगारी लौटी। उसने सोचा, तुम चोर आसमान, भले ही मेरी ड्रैगन रेस को डिस्ट्रॉय करने की साजिश की हो, मैं सर्वाइव हुई और रास्ता ढूंढ लिया। अचानक एक मैसिव बूम गूंजा और हवा इतनी हैवी हो गई कि ल्यू रुयान को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उसने घबरा कर सोचा, क्या ये ट्रैप है? हेवनली सोल्जर्स और जनरल्स मेरे पीछे आ रहे हैं। उसकी मसल्स टेंस हो गईं, लेकिन ऊपर देखा को पास की चट्टानों पर एक जाइगैंटिक सिल्वर व्हाइट स्नेक कॉइल्ड था। वो पूरी तरह शॉक्ड होकर देखती रही। यकीन नहीं हो रहा था कि पहले की टेरिफाइंग पावर एक्सप्लोजन मेरी तरफ से आई थी। ये डिस्ट्रक्टिव पावर पहले से किसी स्पीशीज लीडर जितनी थी। ल्यू रुयान ने मेरे माथे पर उगे टेंटिकल्स को स्टंड होकर देखा। उसने सोचा, तो ये बात है, ये एक्चुअली ड्रैगन एंसेस्टर का खून रखता है।
तुम्हें कुछ दिन एरोगेंट रहने देती हूं, लेकिन जब मैं कल्टीवेशन रिज्यूम करूंगी तुम धूल में रह जाओगे। उसने आह भरी, जानते हुए कि कल्टीवेशन रीस्टार्ट करने के लिए अभी डीमन कोर चाहिए। उसकी हर बात मैंने सुनी। मुझे समझ आया कि उसके लिए वो कोर्स ढूंढने होंगे ताकि खुद और स्ट्रांग होता रहूं। ल्यू रुयान ने मेरी नजर फील की और घबरा गई। उसने सोचा, तुम मरे हुए परवर्ट क्या देख रहे हो? ये मत सोचो कि इवॉल्व होने से मैं तुमसे डरूंगी, आखिरकार तुम्हें क्रश कर दूंगी। मैंने सिर हिलाया। इस जिंदगी में भी उसके जैसे किसी के लिए स्लेव की तरह काम कर रहा हूं। मुड़कर सीक्रेट रियल्म की गहराई में स्लिदर करता गया जब तक हवा नहीं बदली। यहां स्पिरिचुअल ऑरा अत्यधिक थिक था और मैं लालच से हर ड्रॉप अब्सॉर्ब करने लगा। अचानक एक पियर्सिंग बर्ड क्राई गूंजी और एक मैसिव शैडो सीधे मेरी तरफ डाइव किया। मैंने एक सेकंड भी रिलैक्स नहीं किया। मैसिव बॉडी को ट्विस्ट करके स्ट्राइक डॉज किया। एक डल थर्ड के साथ बर्ड के टैलेंस ने उस विशाल पत्थर को तोड़ दिया जहां मैं खड़ा था। देखकर मेरी रूह कांप गई। अगर नहीं हटता तो कई टुकड़ों में कट जाता। बर्ड निशाना चूका और तुरंत स्काई में वापस उड़ गया। दूसरे डाइव की तैयारी करने लगा। मैं जल्दी से पीछे हटा, सोचने लगा ये कौन सा मॉन्स्टर इतना फियर्स है। डिंग, लेवल 2 स्नेक हंटिंग बर्ड डिटेक्ट हुई। इसका गॉल ब्लैडर ल्यू रुयान को डिलीवर करो स्पेशल रिवॉर्ड्स के लिए। रिवॉर्ड्स लुभावने लग रहे थे, लेकिन नाम से ही पता था ये मेरा नेचुरल एनिमी है। मैंने उसे वाइन थिकेट्स की तरफ ल्योर किया। बर्ड चिल्लाते हुए मेरे ट्रैप में चेस करता आया। बर्ड ने झपटा, लेकिन इस बार मैं जल्दी से डॉज करने नहीं गया। आखिरी सेकंड पर एक तरफ हो गया, उसे टैंगल वाइन्स में क्रैश करने दिया। वो फंस गया, उड़ नहीं सकता था। तो मैंने बीस्ट किंग पावर एक्टिवेट किया और आगे बढ़ा। प्रेडिटर को ऐसे आउटप्ले होने की उम्मीद नहीं थी। लेवल 2 डीमन बीस्ट फ्रंटिकली छटपटाया, लेकिन वाइन्स ने होल्ड किया। जितना स्ट्रगल करता उतना ज्यादा फंसता गया, जब तक हिल नहीं सका। मैंने ब्लडी जॉज खोले और काट लिया। बीस्ट किंग प्रेशर ने उसे फाइट बैक करना भुला दिया। एक आखिरी मिजरेबल श्रीक के साथ उसका सिर उखड़ गया। सिस्टम पिंग हुआ। लेवल 2 डीमन बीस्ट किल करने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिवॉर्ड ड्रैगन एसेंस। एक स्मॉल एक्सेप्शनली हार्ड ड्रैगन एसेंस मेरे सामने मटीरियलाइज हुआ। मैंने इसे अपने 7 इंच हार्ट में फ्यूज करने का फैसला किया, जस्ट अगर ल्यू रुयान कभी असैसिनेट करने की कोशिश करे। एक थॉट से एसेंस मेरे बॉडी में मर्ज हो गया, कोर और मजबूत हो गया। मैंने पक्षी की कार्कस वाइन से तोड़ी और वापसी का रास्ता पकड़ा। रास्ते में सतर्क रहा, आसमान में और हंटर्स हैं या नहीं ये देखने के लिए नजर रखी। अचानक पास से एक घनी स्पिरिचुअल ऑरा आई, किसी हेवनली ट्रेजर का संकेत दे रही थी। मैं तुरंत दिशा बदलकर झाड़ियों में तैरने लगा। ऑरा धीरे धीरे और घनी होती गई। कुछ मिनट बाद एक तालाब दिखा। सरफेस से सफेद कोहरे के धागे उठ रहे थे। वो कोहरा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी था। आमतौर पर यह सिर्फ सेक्रेट सेक्ट की जगहों पर दिखता है, लेकिन अपनी किस्मत की तारीफ करते करते अचानक एक हार्ट स्टॉपिंग प्रेशर ने हवा को चूर चूर कर दिया। मेरा सीना जम गया। मैंने तुरंत भागने के लिए मुंह मोड़ा। पीछे मॉर्टल डेंजर महसूस हुआ। तालाब से पानी की एक धार दौड़ी आई, प्योर डिस्ट्रक्शन की ऑरा लिए हुए। एक कान फाड़ने वाली आवाज के साथ पानी का ब्लास्ट पास के एक विशाल पेड़ से टकराया और उसे एक टहनी की तरह तोड़ दिया। बहुत करीब था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। रुके बिना उस इलाके से भाग निकला। ये ऑरा उस हंटिंग बर्ड से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। पलटकर लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। काफी दूरी बन जाने तक रफ्तार कम नहीं की और सीने की धड़कन आखिरकार शांत हुई। मैं अभी इसके लिए बहुत कमजोर हूं और इवॉल्व होने पर वापस आकर देखूंगा। सांस लेकर ड्रैगन केव की तरफ दौड़ा। पावर बढ़ाने के लिए डेस्परेट था। बर्ड का कार्कस जमीन पर फेंका। ल्यू रुयान तुरंत पास आई। उसने मरे हुए हंटर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में जेन्युइन फ्लिकर आई। मरे होने के बावजूद बर्ड की लिंगरिंग ऑरा उसे थ्रेटन कर रही थी। साफ था ये रैंक्ड डीमन बीस्ट था। मैंने उसकी मटरिंग इग्नोर की और बर्ड को हेड से उसकी तरफ नज किया, खाने का सिग्नल देते हुए। उसने मुझे देखा, सोचा मैं उसे सबमिट हो रहा हूं। फिर कार्कस के अंदर कुछ नोटिस किया। समझकर ल्यू रुयान ने हाथ डाला और एक ग्लोइंग डीमन कोर निकाला। वो स्टंड थी कि एक रैंकलेस स्नेक ने लेवल 2 बीस्ट को किल किया और प्राइज उसे दे दिया। उसने डीमन कोर मुंह में लिया। निगलने में हेजिटेशन हो रही थी। मैं उसे कोल्ड स्टेयर से देख रहा था। इतना कॉशियस क्यों है? अच्छा है तो खा लो। मैं अपने कोने में रेस्ट करने चला गया, तभी उसने सिर पीछे झुकाया और कोर निगल लिया। वक्त गुजरा। जब ल्यू रुयान ने आखिरकार आंखें खोली, उसके वूंड्स पूरी तरह हील हो चुके थे। उसने सोचा, क्या वो बस चाहता था कि मैं हील हो जाऊं या मुझे अपना सर्वेंट बनाने की कोशिश है? ल्यू रुयान ने मुझे देखा, अपने सस्पिशियस थॉट्स में खोई। जाहिर है यहां कुछ यूजफुल करने नहीं आई। ड्रैगन राइडर बनना तो दूर। फॉरगेट इट, ज्यादा नहीं सोचूंगी। वक्त के साथ किसी डीमन का दिल खुद सामने आ जाता है। उसके थॉट सुनकर मैंने केव के उस पार से ठंडा हंसा। अगर वो अभी भी गिड़गिड़ाए, मैं नहीं जाऊंगा।
ट्रांसफॉर्म होने का इंतजार कर रहा हूं। अचानक एक नोटिफिकेशन बजी। ल्यू रुयान ने डीमन कोर कंज्यूम किया। फेवरेबिलिटी 2 हो गई। मैं पूरी तरह हेल्पलेस फील कर रहा था। पूरा कोर खाने के बाद सिर्फ एक फेवरेबिलिटी पॉइंट। ये लड़की अपने भले के लिए बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। इससे पहले कि मैं इस पर ड्वेल करूं, मेरे बॉडी के अंदर ऑरा सर्च हुई। मैं रैंक 1 डीमन बीस्ट में इवॉल्व हो गया। मैं एक्सटैटिक था। अगर रैंक 1 इतना स्ट्रांग है, आगे क्या होगा? गॉड, ये इतनी जल्दी ह्यूमन वेस्ट जितना मोटा कैसे हो गया? ल्यू रुयान ने जॉ ड्रॉप होकर मुझे देखा। मैंने उसे देखकर स्मर्क किया। छोटी लड़की, देखो कैसे मैं तुम्हें अपने प्यार में डालता हूं। लेकिन अपने प्राइड में डूबते हुए उसकी अगली थॉट ने मुझे ऑलमोस्ट फेस प्लांट करा दिया। वो इतना बड़ा हो गया है, अगर इसने मेरे साथ फिर से कुछ किया तो मैं तबाह हो जाऊंगी। उसने वरेड आंखों से सोचा। मैं शॉक्ड होकर खड़ा हो गया, उसे डिसबिलीफ से देख रहा था। ड्रैगन एम्प्रेस के मुंह से यही शब्द निकलते हैं। ल्यू रुयान ने घूर कर मुझे देखा। एक मियर पाइथन के सामने वीकनेस नहीं दिखाऊंगी। हालांकि वो अडोरेबल लग रही थी, मैं मन में हंसा। ये ड्रैगन एम्प्रेस स्टबर्न होने पर एक्चुअली काफी क्यूट है। मेरा मन भटकने लगा, इसलिए उस सुंदरे स्नेक को घूरना बंद किया और आराम करने वापस चला गया। मेरे पीछे हिटते देखकर उसने सैटिस्फाइड सोचा। लगता है आखिरकार उसे डरा दिया। वो फिर सोच में डूब गई। ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं इतनी अचानक कैसे इंप्रूव हो गया। मैंने फिलहाल उसकी थ्योरीज की चिंता छोड़ने का फैसला किया और अपनी ग्रोथ पर फोकस किया। शायद बाहर जाकर कोई लकी एनकाउंटर हुआ होगा। अगली बार जब ये बाहर जाए तो फॉलो करना होगा। मेरी ग्रोथ स्पीड पहले से उससे आगे निकल रही है। अगर यही चलता रहा, वो अपना बदला कैसे लेगी? थोड़ी देर बाद मैंने बॉडी स्ट्रेच की और केव एंट्रेंस की तरफ धीरे धीरे रेंगने लगा, खुद को पेस करते हुए। लू रायन मेरे पीछे स्क्रैम्बल करने लगी, लेकिन उसकी क्रॉलिंग स्पीड मेरे मुकाबले पथेटिक थी। बस वेट कर, जब तक मैं टॉप पर वापस नहीं आती, तुम्हें रोप से बांध कर पीछे घसीटूंगी। मैं उसका इंतजार करने वाला था, लेकिन ये सुनने के बाद मैं आगे सर्च किया और उसे सैकड़ों मीटर्स पीछे छोड़ दिया। लू रायन इंस्टेंटली घबरा गई, मन में चिल्लाई, क्यों भाग रहे हो? डर है कि मेरा ट्रेजर चुरा लूंगी? वो अब फ्यूमिंग थी, कैचअप करने की कोशिश में खुद को पुश कर रही थी, लेकिन कितनी भी कोशिश करे गैप क्लोज नहीं हो रहा था। हेल्पलेस और थकी हुई उसने हार मान ली और केव वापस जाने के लिए मुड़ गई। उसी वक्त मैं एक लेज से सामने प्रकट हुआ, नीचे देखते हुए उसे ऊपर चढ़ने का सिग्नल किया। क्या वो एक्चुअली मुझे फॉलो करने दे रहा है? उसकी आंखें डिसबिलीफ से चौड़ी हो गईं। मैंने फिर टेल फ्लिक की, उसे जल्दी करने को कहते हुए। उसने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया। मैंने लू रायन को तेज स्पीड से आगे कैरी किया और जल्द ही हम घने फॉरेस्ट में घुस गए। मैंने बिना कुछ रुके अपना ऑरा रिलीज किया और दूर से एक रोर गूंजी। किसी का ध्यान खींच लिया था। लू रायन डर से फ्रीज हो गई, बॉडी तन गई, एक ऐसी फाइट के लिए तैयार होते हुए जो वो जीत नहीं सकती थी। एक ब्लैक चिंपैंजी वाइन से झूलता हुआ आया, रैंक 1 डीमन बीस्ट की रॉ पावर एमिट करता हुआ। एप लैंड भी नहीं कर पाया था कि मैं अपने जॉज वाइड ओपन करके फर्स्ट स्ट्राइक करने के लिए झपट पड़ा। चिंपैंजी ने फ्यूरी से रोर किया, अपने मैसिव आयरन फिस्ट सीधे मेरे सिर पर स्विंग करते हुए। मैंने ब्लो डॉज करने के लिए सिर एक तरफ विप किया, फिर वाइस की तरह उसके आर्म और टॉर्सो के चारों तरफ बॉडी कॉइल कर ली। मर जा, मैंने पूरी ताकत से स्क्वीज किया, उसकी हड्डियां स्नैप होने की सैटिस्फाइंग आवाज सुनते हुए। कुछ मिनट बाद चिंपैंजी की हार्ट बीट पूरी तरह बंद होती महसूस करते हुए मैंने ग्रिप लूज किया। लू रायन वहां खड़ी थी, एक पुराने डॉग की तरह काम और स्टेडी दिखती थी, लेकिन अंदर से उसका माइंड रेसिंग था। सेम रैंक के अपोनेंट को एक ही ब्लो में मारना, कोई आश्चर्य नहीं कि ये आउटस्कर्ट्स का किंग है। मैंने उसकी रिएक्शन पर स्मर्क किया और टंग फ्लिक की, उसे ब्लैक स्टार शेप्ड गॉल ब्लैडर खाने का सिग्नल देते हुए। वो क्या प्लान कर रहा है? क्या वो सच में मुझे ये खिलाता रहेगा? लू रायन की आंखें प्योर डिसबिलीफ से चौड़ी हो गई। क्या ये रिवॉर्ड है? उसने सिर हिलाया, थॉट्स क्लियर करने की कोशिश करते हुए। छोड़ो, ओवरथिंक मत करो, बस स्ट्रॉन्गर होने पर फोकस करो। उसका इनर मोनोलॉग सुनकर मैं स्पीचलेस था। ये लिटिल एम्प्रेस अपना इंटरनल ड्रामा बहुत लव करती है। लू रायन ने गॉल ब्लैडर ढूंढा और पूरा निगल लिया। खत्म होने के बाद मैंने उसे जंगल की गहराई में लीड किया। हमें एक और रैंक 1 ब्लैक वुल्फ मिला और मैंने उसे फिनिश करने के बाद उसके लिए गॉल ब्लैडर निकाला। रुयान, खाओ। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई। लू रायन को रैंक 1 डीमन बीस्ट में इवॉल्व होने के लिए एक और रैंक 2 गॉल ब्लैडर चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। इस बार मैं अपनी पुरानी शर्म मिटाने का डिटर्मिन था, इसलिए सीधे स्पिरिट ऑल्टर की डेप्थ्स की तरफ गया। पेरीमीटर रीच करते ही मैंने अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट की, बीस्ट किंग। स्पिरिट ऑल्टर अचानक बॉयल होने लगा, थिक बबल्स सरफेस पर सर्च करने लगे। अचानक एक चिल फील हुई, मर्डरस इंटेंट मुझ पर लॉक हो गया और मैंने तुरंत पिवट करके फुल स्पीड से एस्केप किया। जैसे ही मैंने पलटा, वाटर का एक मैसिव पिलर ठीक उसी स्पॉट पर स्लैम हुआ जहां मैं खड़ा था। फिर नोटिफिकेशन आई, डिंग, रैंक 3 डीमन बीस्ट से सामना हुआ। मैंने पीछे देखा और कोसा, डैम, ये सच में रैंक 3 है।
मैंने तुरंत भागने के लिए पिवट किया, रियलाइजिंग कि मेरी दूसरी घुसपैठ ने मॉन्स्टर को पहले से एनरेज कर दिया था। जब लगा कि सेफ हूं, वाटर का एक पिलर मेरे एब्डोमेन पर स्लैम हुआ, मुझे एगनी में ग्राउंड पर रोलिंग भेजते हुए। एक और ब्लास्ट ने टेल पर मारा, लेकिन मैंने खुद को दूर तक भागते रहने पर फोर्स किया। लू रायन ने रिकवर किया और स्पिरिट ऑल्टर को घूरा। वो डेथ की स्टेंच, उस डैम टोड को एक न एक दिन मारूंगी। मैंने मेंटली उसे थम्स अप दिया, लेकिन मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। अगर फास्ट ना होता, अब तक कोल्ड कॉप्स होता। मैंने कुछ दिन सेफ रहने का डिसाइड किया और डेंस फॉरेस्ट में रैंक 2 बीस्ट हंट करके बदले की ताकत बनाऊंगा। जल्द ही दूर से टाइगर की रोर गूंजी और मैं तुरंत उस आवाज की तरफ स्प्रिंट किया। मेरे सामने एक मैसिव टाइगर प्रकट हुआ और एक पल के लिए हम दोनों में से किसी ने फर्स्ट मूव नहीं किया। लू रायन घबरा गई। टेरेबल, रैंक 2 डीमन बीस्ट है। लिटिल निक्यू इसके सामने कोई चांस नहीं, मुझे कोई ओपनिंग ढूंढनी होगी। उसने सोचा, इस निक्यू को यूं ही मरने नहीं दूंगी। लू रायन जमीन पर चुपचाप क्रॉल करने लगी, टाइगर को एम्बुश करने के परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हुए। लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। उसके मूव करने से पहले ही मैंने एक सडन वायलेंट अटैक लॉन्च किया। मेरे और टाइगर किंग के बीच बैटल इरप्ट हुई और तुरंत हवा में खून की स्मेल भर गई। कुछ एक्सचेंजेस के बाद टाइगर शॉक्ड था कि मियां रैंक 1 बीस्ट मेरी तरह एक्चुअली अपनी ग्राउंड होल्ड कर सकता है। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, लेकिन आखिरकार टाइगर की लाइफ फोर्स फेड हो गई। जब मैं गिरा हाँपते हुए और फ्रेश स्कार से ढका हुआ, आसमान अंधेरा हो चुका था। लू रायन ने मुझे देखा। इसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसे सच में मेरे साथ फॉलो करने का राइट है। उसने मुझे कोल्ड कैलकुलेटिंग नजरों से देखा। मुझे इस तरह इंजर्ड देखने की उसे आदत हो गई थी। जब तक मरा नहीं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सांस रेगुलर हुई तो मैंने टाइगर की कारकस खींचकर उसकी तरफ नॉड किया, उसे खाने का। लू रायन के चेहरे पर प्योर शॉक आया। वो कोर खाना चाहता है, लेकिन क्या लूच इंजर्ड नहीं है? लॉजिकली मुझे वो डीमन कोर इंजरी रिकवरी के लिए चाहिए था। उसने फर्मली सिर हिलाया, मुझे पहले खाकर रिकवर करने का सिग्नल दिया। लगता है इस टाइगरस में थोड़ी कॉन्शियंस है। मैं उसकी तरफ नज करता रहा, इंसिस्ट करते हुए कि वो प्राइज ले। लंबी बैक एंड फोर्थ के बाद उसने फाइनली मान लिया और कोर निगल लिया। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रीज और माउंटेन स्केल करने की एबिलिटी मिल गई। मैंने स्किल चेक किया, लेकिन यूजलेस था, बस क्लाइंबिंग के लिए थोड़ा स्पीड बूस्ट। अचानक लू रायन का ऑरा वायलेंटली सर्च करने लगा। वो डिमोनिक एनर्जी को रैपिडली डिवावर करने के लिए कोई सीक्रेट टेक्निक यूज कर रही थी। साथ ही हमारे बॉन्ड के जरिए मेरी अपनी कल्टीवेशन भी स्काई रॉकेट होने लगी। मेरा इंटरनल गोल्डन कोर बड़ा और बड़ा होता गया, फिर भी रैंक 1 के पीक पर एक वॉल आ गया। मैं स्टंट था। क्या मैं उसकी तरह एनर्जी का एक बॉटमलेस पिट बन गया? मेरे वूंड्स पूरी तरह हील हो गए, इसलिए मैंने अपनी नई पावर स्टेबलाइज करने पर फोकस किया। अचानक लू रायन की एनर्जी इरैटिक हो गई, काम और केओटिक के बीच फ्लिकर करने लगी। मेरी इंट्यूशन चिल्लाई कि वो डिमोनिक पोजेशन की स्टेट में फॉल हो रही है। मैंने सिस्टम से कल्टीवेशन मैनुअल मांगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं उसके चारों तरफ सर्कल करने लगा, उसके फेस को एक स्ट्रेंज अनरिकॉग्नाइजेबल एक्सप्रेशन में ट्विस्ट होते देखते हुए। रिएक्ट करने से पहले ही वो लंज्ड की और टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के साथ मुझे जमीन पर पिन कर दिया। अच्छा लगा या नहीं ये तो मेंशन नहीं करूंगा, अभी शो टाइम है। लू रायन धीरे धीरे होश में आई, अंदर से चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें मार डालूंगी बदबूदार राइस बॉल। डिमोनिक मैडनेस की ट्रेस उसकी आंखों से गायब हो गई, पूरी तरह प्योर फ्यूरी से बदल गई। शरीर में टीयरिंग पेन इग्नोर करते हुए वो मुझसे लाइफ और डेथ की लड़ाई करना चाहती थी। लेकिन फिर उसने देखा मैं एक बॉल में कर्ल्ड अप हूं, एक हार्ट ब्रोकन यंग गर्ल की तरह सॉब कर रहा हूं। उसके दिल की आग थोड़ी कम हुई। छोड़ो, इस इडियट से बकबक नहीं करूंगी। उसे समझ आया डिमोनिक एनर्जी ने ओवर कर लिया था और लकी था कि चीजें वर्स होने से पहले रिलीज कर दिया। मैंने सीक्रेटली सोचा एक्चुअली इनिशिएटिव लेने वाली वही थी। स्नेक्स बाय नेचर लस्टफुल होते हैं, और जब उसने वो पिल लिया तो उसकी इंस्टिंक्ट सिंपली एक्सप्लोड हो गई। उसने एक लॉन्ग साई ली, डिफाइड कर देना क्योंकि मैंने डीमन कोर दिया था। उसने सोचा मेरा हार्ट सही जगह था, भले ही एंटेंगलमेंट यार्ड करके थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हुई। उसी वक्त उसे रियलाइज हुआ कि ब्रेक थ्रू हो गया। आखिरकार डिमोनिक बीस्ट का फर्स्ट लेवल रीच कर लिया। पिछली जिंदगी में उसने कभी ये टेक्निक यूज नहीं की थी, क्योंकि इसमें बहुत रिसोर्सेज लगते थे और पूरा रीसेट होता था। हालांकि वो अपनी पीक पावर के एक फ्रैक्शन पर थी, स्ट्रेंथ की रश इंटॉक्सिकेटिंग फील हुई। लेकिन फिर वो फ्रीज हो गई जब उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। क्या मेरा ब्लड लाइन प्योरीफाई हो गया? स्नेक के रूप में रीइंकारनेट होने के बाद उसका ब्लड लाइन इम्प्योर और वीक था। आमतौर पर फिक्स करने के लिए एक ब्रूटल रीबर्थ चाहिए होती। फिर भी मेरे साथ सिर्फ एक यूनियन के बाद उसका ब्लड लाइन प्योरीफाई हो गया और एक और स्पीशीज के साथ इंटीग्रेट भी हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने उसे देखा। अभी भी अपने कपड़ों पर ऑब्सेस्ड कर रही हो? गिव मी अ ब्रेक। मैंने उसके लिए इतना किया और फिर भी उसे थोड़ा भी लाइक करने पर नहीं ला सका। छोड़ो, अभी उसके लाइक करने की चिंता नहीं, पहले ट्रांसफॉर्म हो जाऊं तब देखेंगे। लू रायन के थॉट्स मेरे जैसे ही थे। हमें लावा केव वापस जाना था, उस कियोटिक डिमोनिक ब्रेक थ्रू के बाद रियल्म स्टेबलाइज करना था।
जैसे ही जाने वाले थे, एक मैसिव रोर ने साइलेंस को शैटर कर दिया। ब्रश से एक ब्राउन बेयर निकला, एक छोटे कब को लीड करते हुए। ऐसे लग रहा था जैसे माँ अपने बच्चे को हंट करना सिखा रही हो। परफेक्ट टाइमिंग, एक लेट स्टेज फर्स्ट लेवल बीस्ट और एक कब जो इवॉल्व होने वाला है। हम तुरंत स्प्लिट हो गए, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के साथ अपने टारगेट्स पिक करते हुए। मैंने आगे झपटा, टेल को हवा में विप की तरह स्नैप किया। इम्पैक्ट ने मदर बेयर को दसियों मीटर्स पीछे फ्लाइंग भेज दिया। वो एक मैसिव ट्री से टकराई, ट्रंक क्लीन हाफ तोड़ते हुए। बेयर्स की स्किन थिक होती है, इसलिए वो हिट इंस्टेंटली मरी नहीं, लगभग 1 मिनट तक वहां पड़ी रही, फिर मुश्किल से अपने पैरों पर आई। उधर लू रायन कब के क्लमजी एम्बुश को डील कर रही थी। उसने एफर्टलेसली डॉज किया, क्रीचर की कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी को मॉक करते हुए। उसने मुंह खोला, लीथल वेनम से ग्लिसनिंग फैंग्स बेयर करते हुए। पॉइजन की एक्सट्रीम निकली और कब को इंस्टेंटली अंधा कर दिया। कब कोलैप्स हो गया, ग्राउंड पर एगनाइजिंग पेन में रोलिंग करते हुए। मदर बेयर की आंखें ब्लड रेड हो गईं जब वो अपने बच्चे को बचाने चार्ज की। एक और सॉलिड इंपैक्ट, मदर बेयर कोलैप्स हुई, रिब्स शैटर्ड होने की मिजरेबल ग्रोन के साथ। वो बस हेल्पलेसली देख सकती थी जैसे लू रायन ने कब के बॉडी में अपने फैंग्स डीप सिंक कर दिए। कुछ देर बाद मेरी सिल्वर टेल की टिप स्लोली मदर की नेक के चारों ओर कॉइल की, उसकी जान निचोड़ते हुए। मेरी स्ट्रेंथ फिर से सर्ज हो गई। पीक पर होना शुरुआत से बिल्कुल अलग है। मैंने टेल से स्पिरिट पिल स्कूप किया और डायरेक्टली ग्रीन बैम्बू वाइपर की तरफ टॉस किया, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। कितनी स्टबर्न ब्रैट है। लू रोयान क्लियरली सोच रही थी कि मैं वो पिल खुद निगलूंगा, फिर भी मैंने उसे दे दिया। उसने स्पिरिट पिल पकड़ा और बिना हेजिटेट किए निगल लिया। उसकी ब्यूटीफुल आंखें मेरी से कभी नहीं हटी। डिंग, लू रोयान की होस्ट के प्रति एफिनिटी 5 पॉइंट्स बढ़ी। बुरा नहीं, हालांकि हैरानी है कि रास्पबेरी स्पिरिट पिल से बस कुछ फेवर पॉइंट्स मिले। डिंग, रिवॉर्ड अनलॉक हुआ। ऑल टेरेन मूवमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में मैक्स स्पीड मेंटेन करो और एनर्जी ड्रेन कम हो। डिंग, लू रोयान की डिमोनिक पावर सर्ज हो गई। सेकंड रैंक रीच करने के लिए बस एक और पिल चाहिए। बस एक और पिल बाकी है और मैं भी ज्यादा दूर नहीं, अपने कल्टिवेशन बॉटलनेक पर पहुंच रहा हूं। मैंने सिस्टम पैनल खोलकर रिवॉर्ड्स चेक किए। ज्यादातर लो टीयर मॉर्टल ग्रेड स्किल्स थीं, कम यूज की। सिस्टम, इन सारी मॉर्टल ग्रेड स्किल्स को एक साथ फ्यूज करो, देखते हैं कुछ डिसेंट निकलता है या नहीं। कंग्रेचुलेशंस, फ्यूजन सक्सेसफुल। तुमने स्पिरिट ग्रेड स्किल हासिल की, स्कारलेट टॉक्सिक विंड फैंग्स। तुरंत एक पेयर ऑफ मैसिव रेजर शार्प फैंग्स मेरे मुंह में कैट के क्लॉज की तरह रिट्रैक्ट हो गए। मैं इंप्रेस था। लीथल दिख रहे थे, लेकिन रियल फाइट में परफॉर्मेंस देखनी थी। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि इन फैंग्स में एक फास्ट एक्टिंग पोटेंट टॉक्सिन है जो एनिमी को लगभग इंस्टेंटली मार सकता है। मैकेनिक्स क्लियर हो गए तो मैंने अपने नए वेपन्स का टेस्ट रन देने का डिसाइड किया। स्प्रेइंग वाटर की आवाज गूंजी जैसे मैंने रियलाइज किया कि इन फैंग्स को अपनी विल से वेनम इजेक्ट करने के लिए कंट्रोल कर सकता हूं। पॉइजन ने जमीन पर हिट किया, तुरंत वाइल्ड ग्रास को ऐश में बदल दिया और हवा में एक फाउल स्टेंच भर दी। मैं स्टन्ड था। कभी नहीं सोचा ये टॉक्सिन इतना इनक्रेडिबली पोटेंट होगा। पास में लू रोयान अपनी पावर स्टेबलाइज करने के लिए कॉइल्ड अप थी, लेकिन साउंड और स्मेल ने उसकी आंखें स्नैप करा दी। पाइथन्स को फैंग्स नहीं होते, वेनमस को और भी नहीं। आमतौर पर इससे प्रे निगलना मुश्किल होता है, लेकिन इस स्टिंग की लोच ने फैंग्स ग्रो कर लिए। पहले ड्रैगन आर्मर, अब ये। क्या मैं एक्चुअली ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं? लू रोयान ने प्योर शॉक से देखा, कुछ ऐसा विटनेस करते हुए जो उसके सारे नॉलेज को डिफाई करता था। अपने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में उसने कभी कोई स्नेक नहीं सुना जो बस रैंकिंग अप करके इस तरह इवॉल्व हो। ब्लड लाइन अपग्रेड करने के लिए यूजुअली एक स्पेसिफिक कल्टिवेशन मेथड चाहिए होती है। सही मेथड के बिना बस मर जाते हैं। मैंने उस परवर्टेड गर्ल को खुद से मटर करते पकड़ा और अपना सिर उसकी तरफ किया, काफी स्मग फील करते हुए। इस तरह की पावर के साथ डेफिनेटली उसे मेरे ऊपर दीवानी कर दूंगा। स्टिंकी लोच, इस एम्प्रेस को फिर से देखा तो वो वॉन्डरिंग आइज निकाल दूंगी। मेरी ब्लेटेंट पैशनेट गेज फील करते हुए लू रोयान को कंटेम्प्ट की एक वेव आई। मेरी स्टेयर उसके कंफर्ट से बहुत ज्यादा डायरेक्ट थी। मैंने इनवर्डली स्नॉट किया। ओ, मेरी आंखें चाहिए, बस वेट करो। फिर मैंने नजर हटा ली। मुझे मुंह फेरते देखकर लू रोयान चुप हो गई। हमारे बीच टेंशन इतनी थिक थी जैसे कट किया जा सके। जैसे ही हम जाने की तैयारी कर रहे थे, जमीन कांपने लगी जैसे कोई टेरिबल क्रीचर करीब आ रही हो। दूर से हमारी तरफ एक मैसिव ब्राउन शैडो चार्ज कर रहा था, टेरिफाइंग स्पीड के साथ मूव कर रहा था। उसके लिम्स एजाइल प्रिसिजन के साथ टेरेन को चीर रहे थे। अप्रोच सुनकर लू रोयान और मैंने यूनिजन में अपने हेड्स घुमाए, गार्ड्स एब्सोल्यूट मैक्स तक उठाए। ये एक ब्राउन बेयर था, पहले वाले ब्लैक से भी बड़ा, बहुत ज्यादा वायलेंट ऑरा रेडिएट करता। मैंने उसे पास आने से पहले ही सूंघ लिया, वो मैसिव सर्जिंग ब्लड एनर्जी। ये जरूर उस बेयर का मेट है जिसे मैंने अभी मारा। मेरा हार्ट एक बीट स्किप कर गया। हमने उसकी वाइफ और बच्चे को मार डाला था और अब वो ब्लड के लिए यहां था। एक मियर ब्राउन बेयर, एक हाथ से हैंडल कर सकती हूं। लू रोयान की आवाज उसके टफ एक्ट के बावजूद कांप रही थी। उसे सुनकर मुझ में एड्रेनलिन सर्ज हो गई।
मैं रैंक 1 की पीक पर था और खुद को टेस्ट करने के लिए डाइंग था। इस टियर 2 फिजिकल डेमोनिक बीस्ट के साथ हेड ऑन क्लैश चाहता था। तो आने दो, मेरे लिए बस और एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं। मैंने इनिशिएटिव लिया और लॉन्च किया, लेकिन इतना स्टूपिड नहीं था कि डायरेक्ट हिट लूं। मैंने बॉडी कॉइल की और डिसेप्टिव स्पीड के साथ स्लिदर करने लगा। पेड़ों के बीच वीव किया, मेरी लॉन्ग सर्पेंटाइन फॉर्म विप की तरह स्ट्रेच होती। एक इंस्टेंट में डिस्टेंस क्लोज हो गया, जैसे ब्राउन बेयर अपने हाइंड लेग्स पर खड़ा होकर मुझ पर टावरिंग कर रहा था। उसकी बॉडी स्कार्स से ढकी थी, एक सीजन्ड फेरोशियस किलर का ऑरा रेडिएट करता। उसने बैरली अपनी मेट की लाश देखी, लेकिन जब उसने मरे हुए कब को देखा, उसका ऑरा केओस में एक्सप्लोड हो गया। हाई रैंकिंग बीस्ट्स के लिए ब्रीड करना मुश्किल है, और ये कब शायद उसका एकमात्र एयर था। एक यंग टीनेजर की इंटेलिजेंस के साथ वो प्योर रॉ हेट्रेड फील करने में केपेबल था। उसने चेस्ट बीट किया और एक डेफनिंग रोड निकाला जिसने हवा को हिला दिया। फिर वो ऑल फोर्स पर ड्रॉप हुआ और चार्ज किया, मेरी स्पाइन को वेट से क्रश करने के लिए। मुझे लगा उसके पास कोई स्पेशल ट्रिक्स होंगी, लेकिन वो बस एक टोटल ब्रूट था। जैसे वो हवा में था, मैंने टेल पीछे विप की, इम्पैक्ट को नैरोली डॉज करते हुए। अगले कुछ कॉइल्स आसान हो गए, और हालांकि उसने अपने मैसिव आर्म्स से मुझे प्राय करने की कोशिश की, उसकी फेट सील हो चुकी थी। मैंने ग्रिप टाइट किया और पूरी तरह रैप भी नहीं किया था कि उसकी हड्डियां ग्राइंडिंग और स्नैपिंग की आवाज करने लगी। पहले बैर में अभी भी रोर करने की स्ट्रेंथ थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने मुझे पूरी तरह से स्केल्स में एनवेलप कर लिया। अब देखते हैं मेरा वेनम एक्चुअली कितना पावरफुल है। मैंने जॉज अनहिंज किए और फैंग्स उसकी थिक हाइड में डीप सिंक कर दिए। ट्रांसलूसेंट टॉक्सिन उसकी वेन्स में हिट हुआ और इंस्टेंटली सियरिंग रेड हो गया, उसके फ्लैश को मोल्टन मैग्मा की तरह करोड करते हुए। बस 3 मिनट में उसका वूंड हेलिश हीट के साथ ग्लो करने लगा, फायरी रेड से नेक्रोटिक ब्लैक होता हुआ, जैसे उसके अंदर एक स्कॉचिंग फायर लिट हो गई हो और उसकी मसल्स ही हीट से कुक होने लगी। बोन्स शैटर्ड और वेनम उसे अंदर से खाते हुए बेयर डेथ से भी बुरी स्टेट में ट्रैप था। चौथे मिनट तक उसका ब्लड बहना बंद हो गया और उसकी फ्लिकरिंग लाइफ फोर्स फाइनली नथिंग में वैनिश हो गई। मैंने ग्रिप रिलीज किया और कुछ डीप ब्रेथ्स लिए, जबकि लू रोयान ने वाइजली पीछे रही ताकि मेरे रास्ते में ना आए। मैंने मॉन्स्टर कोर निकाला और लू रोयान की तरफ टॉस किया, एम्प्रेस को खाने का सिग्नल दिया। वेट, ये ब्रैट एक भी बाइट नहीं ले रही, क्या एक्चुअली कॉन्शियंस ग्रो हुई? लू रोयान ने टंग निकाली और उसे वापस पुश करने की कोशिश की, उसका प्राइड गिफ्ट एक्सेप्ट करने से रोक रहा था। मैं नो लेने को तैयार नहीं था। कोर को उसकी तरफ फर्म अनवेवरिंग गेज के साथ वापस पुश किया। तुम ये मुझे दे रहे हो, बाद में भूखे रहे तो मुझे ब्लेम मत करना। उसने कोर को घूरा, उसका थ्रोट ग्रीड से बॉब कर रहा था, क्लियरली पावर बूस्ट के लिए डेस्परेट अपने वर्ड्स के बावजूद। ये परवर्टेड स्नेक इतना स्मग है, वेट करती हूं जब ये फाइनली ह्यूमन फॉर्म लेगा तो कैसा दिखेगा। डिंग! लू रोयान की होस्ट के प्रति मेंटालिटी में चेंज डिटेक्ट हुआ, फेवरेबिलिटी बढ़ी। मैंने साइलेंटली नॉड किया। एक टियर 2 कोर के बदले उसकी लॉयल्टी और वाइटैलिटी, ये एक बार्गेन था जो मुझे करने में खुशी हुई। मैंने लू रोयान को कोर रिफाइन करते देखा और अपने ब्रेक थ्रू के लिए माइंड क्लियर किया। मेरे गट से एक सडन पॉप एको हुई। क्या फाइनली सेकेंड ऑर्डर बीस्ट बन गया? डिंग! लू रोयान कोर रिफाइन कर रही है, 100x कल्टिवेशन फीडबैक अब इफेक्टिव है। ब्लड और एनर्जी का एक मैसिव सर्ज मेरी वेन्स में फ्लड हुआ, मेरे ऑरा को स्काई रॉकेट भेज दिया। मेरा बॉडी ऑलमोस्ट 40 मीटर्स तक स्ट्रेच हो गया, इससे पहले कि ब्लड लाइन ने इस स्टेज के लिए अपनी लिमिट हिट की। ये 100x फीडबैक इनफ नहीं था, मेरी ग्रोथ सेकेंड ऑर्डर के मिडिल में स्टॉल हो गई। लू रोयान ने रिफाइनिंग खत्म की। फाइनली लेट सेकेंड ऑर्डर में हूं, उस स्नेक को जल्दी क्रश करूंगी। लेकिन फिर उसने मेरा ऑरा फील किया, डेंस, मजेस्टिक और स्लॉटर की हैवी सेंट से थिक। ये फिर एडवांस कैसे हो गया? उसका फेस प्योर शॉक और डिसबिलीफ में ट्विस्ट हो गया। मेरा ब्रेक थ्रू लाइटनिंग फास्ट था और मैंने ग्रास पर लेटकर बेली सन की तरफ करके सेलिब्रेट किया। वो फ्यूमिंग थी। उसने इतनी मेहनत की जबकि मैं बस एक नैप लेकर स्ट्रॉन्गर हो गया। उसने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि उसकी अपनी कल्टिवेशन टेक्निक एनर्जी अब्जॉर्ब करने में सिंपली सुपीरियर है। हाँ, यही बात है, किसी और टेक्निक के साथ मैं इस स्टिंकिंग स्नेक से माइल्स आगे होती। उसने इसे मंत्रा की तरह रिपीट किया, डेस्परेटली अपनी प्राइड को कंप्लीटली शैटर होने से बचाने के लिए। अगर दुनिया को पता चले कि एक रीबॉर्न एम्प्रेस एक कॉमन स्नेक से हार रही है, वो लाफिंग स्टॉक बन जाएगी। उसने ट्रेनिंग पर और ज्यादा ध्यान दिया, जबकि मुझे अपनी पावर हर ब्रेथ के साथ ब्लूम होती फील हुई। अगर स्नेक्स एक्चुअली स्माइल कर सकते तो मैं अभी ईयर टू ईयर ग्रिनिंग कर रहा होता। जैसे हम रेस्ट कर रहे थे, एक स्ट्रेंज और पावरफुल ऑरा अचानक सैकड़ों माइल्स में स्वीप हुआ। ये क्या है? लू रोयान और मैंने एक साथ हेड स्नैप अप किए। एनर्जी इतनी वास्ट थी कि ट्रैक करना इम्पॉसिबल था। क्या कोई लेजेंडरी ट्रेजर पास में अपीयर हुआ है? जल्दी देखने जाना होगा ताकि वो ट्रेजर खुद के लिए स्नैच कर सकूं। लू रोयान की आंखें इन्फिनिट कोल्ड इंटेंसिटी से शार्प हो गईं, जैसे उसने स्पिरिट एल्टर की तरफ देखा। मैंने अपने हार्ट में शॉक सप्रेस किया और टंग फ्लिक की, एनर्जी का एक मैसिव फ्लक्चुएशन सेंस करते हुए। डिस्टेंस ज्यादा नहीं था और हमें साइट तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट्स लगे।
स्पिरिट अल्टर पर एनर्जी एक्सप्लोड हो रही थी, जैसे कोई वेस्टर्न ट्रेजर अभी अभी अनर्थ हुआ हो। मैंने साइलेंटली कस किया, जानते हुए कि इवन इस लोअर रेल्म में ऐसा ट्रेजर फॉर्च्यून के काबिल है। मैंने स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस के डेंस करंट के अगेंस्ट पुश किया, जो एक फिजिकल वॉल जैसा फील हुआ। पहले जो स्पिरिट अल्टर विजिट किया था वो डेंजरस था, इसलिए जानता था एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा। लू रोयान हाई अलर्ट पर थी, उसका पूरा फोकस अल्टर पर लॉक था, जैसे वो मूव करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। डिंग! सिस्टम ने जीनियस बंकर में म्यूटेशन डिटेक्ट की, ड्रैगन ब्लड फ्रूट अपीयर हुआ। मैंने सिस्टम को इंटरनली थैंक किया हेड्स अप के लिए। मैंने अपनी जुबान से हवा को टेस्ट किया और स्केल्स को एडजस्ट किया, घास में स्पीड बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। अचानक दूर से एक डेंजरस प्रेशर रेडिएट हुई, इतनी हैवी कि लोअर रैंक बीस्ट को क्रश कर दे। सेकंड ऑर्डर होने ने बचाया, मेरी हड्डियां नहीं टूटी, लेकिन मूवमेंट स्लगिश और हैवी हो गई। लू रुआन ये हैंडल नहीं कर पाई, और का शुद्ध भार उसे वहीं पिन करने लगा। उसे स्ट्रगल करते देखकर मैंने बिना हेजिटेट किए अपनी 100x प्रेशर किंग एबिलिटी एक्टिवेट की। स्पिरिचुअल प्रेशर को हेड ऑन मीट किया, हम दोनों को शील्ड करते हुए साथ आगे स्लिदर करते रहे। मेरी सेकंड लेवल ऑरा स्पिरिट ऑल्टर की पावर को पूरी तरह नलिफाई करने के लिए काफी नहीं थी। अभी रेजिस्ट कर सकता हूं, लेकिन थर्ड ऑर्डर थ्रेट आई तो कोई चांस नहीं। हम फाइनली स्पिरिट ऑल्टर की रेंज के करीब आ गए, लेकिन कुछ ने हमें और पास आने से रोक दिया। स्पिरिट ऑल्टर से टैंक जितनी मोटी वाटर की एक पिलर फटी, सर्पेंट पावर से सर्जिंग। एक मैसिव ट्री जो सूरज को ढक रहा था उस ब्लास्ट से स्ट्रक होकर इंस्टेंटली कोलैप्स कर गया। डिस्ट्रक्टिव फोर्स इमेंस थी, तो मैंने बॉडी को हिलाते रहा ताकि डेडली स्प्रे से डॉज कर सकूं। इस स्पिरिट की स्ट्रेंथ कोई मजाक नहीं थी। तीसरी विजिट पर भी इसका ऑफेंस टेरिफाइंग था, लेकिन मैं डरा नहीं, रेकलेसली आगे चार्ज करता रहा और सोचता रहा, जल्द ही तुम्हें मारूंगा। आखिरकार ऑल्टर एरिया दिखाई दिया, मॉसी पॉन्ड वाटर, कीचड़ और जैगेट स्टोन से ढका। पॉन्ड के सेंटर में एक फ्लैट मैसिव रॉक था, जहां डार्क ग्रीन स्पिरिट इंतजार कर रहा था। कम से कम 8 मीटर ऊंचा था। अनगिनत बैक बल्जेस उसकी टॉक्सिक पोटेंशियल रिवील करते। इससे पहले कि मैं और स्टडी कर पाता, कई और वाटर कॉलम्स और भी ज्यादा स्पीड से निकली। लू रुआन और मैंने दोनों ने हेड ऑन लेने की हिम्मत नहीं की। सरप्राइज अटैक का चांस चाहिए था। लू रुआन में फेयर प्ले का कोई सेंस नहीं था। ओपनिंग ढूंढने के लिए थिकेट में गायब हो गई। मैं उसका प्लान समझ गया। मैं फायर ड्रॉ करूंगा जबकि वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेगी। इस लोन स्पिरिट के मुकाबले हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि हम 2 स्नेक्स साथ काम कर रहे थे। मैंने स्पीड को लिमिट तक पुश किया, हर इनकमिंग स्ट्राइक से बैरली डॉज करता रहा। आखिरकार बैंक के एज तक पहुंचा और सीधे पानी में डाइव कर दिया। करंट का रश फील हुआ। वाटर जेट्स डॉज करते हुए सेंसेशन पर मार्वल करता रहा। सॉलिड ग्राउंड के बिना भी मैंने इंस्टेंटली स्विमिंग मास्टर कर ली, जैसे कोई हिडन टैलेंट अनलॉक हुआ। मैंने कंटेम्प्ट के साथ सोचा, अगर पानी थूकना ही तुम्हारी एकमात्र ट्रिक है, ये हंट आसान होगी। लेकिन जैसे ही मैंने गार्ड लोअर किया, उस ईवल स्पिरिट के चेहरे पर एक स्ट्रेंज ट्विस्टेड स्माइल आई। डिस्ट्रक्टिव पावर से भरी एक डीप आवाज गूंजी, मैसिव वेव्स उठाकर मेरी एडवांस को स्टॉल कर दिया। फिर एक फेंट फाउल स्टेंच आई। इतना सटल ट्रैप के कभी नहीं देखा था। मेरे स्केल्स खड़े हो गए जब एहसास हुआ कि पॉइजन कलरलेस, ओडरलेस था, पॉन्ड में परफेक्टली ब्लेंड किया हुआ। पानी से निकलने की कोशिश की, लेकिन पॉइजन ने लिक्विड को थिकन कर दिया। एक विस्कस ट्रैप बन गया। मिक्सचर इनक्रेडिबली क्रोसिव था। व्हाइट मिस्ट मेरे स्केल्स से हिस करने लगा, जबकि मैं बर्न को रेजिस्ट करने के लिए डिमोनिक पावर सर्च करता रहा। मुझे कीचड़ में पैरालाइज देखकर वाटर अवॉइडिंग स्पिरिट बिल्कुल डिलाइटेड दिखा। उसने पहले मेरी पावर सेंस की थी, जानता था वाटर जेट्स मुझे नहीं मारेंगे, इसलिए टॉक्सिक बाथ में ल्योर किया। लेकिन एक सेकंड बाद उस स्मगली जॉयफुल ग्रिन उसके चेहरे पर फ्रीज किया। उसने मुझे राइजिंग हीट में स्मोकिंग और बॉइलिंग होते देखा, फिर भी मुझे कोई रियल डैमेज नहीं हो रहा था। मैंने किलिंग इंटेंट एक सेकंड के लिए भी नहीं छुपाया। पूरे शरीर में डिमोनिक एनर्जी फ्लड करते हुए स्ट्रेंथ और डिफेंस बूस्ट किया। ये समझकर कि मैं उसके वेनम को श्रक कर सकता हूं, स्पिरिट ने इंतजार करना बंद कर दिया। प्रोएक्टिव स्ट्राइक लॉन्च किया। मैसिव साइज के बावजूद अननर्विंगली अजाइल था। रोलिंग बॉल ऑफ फ्लैश में कर्ल होकर मुझे क्रश करने आया। मेरी प्यूपल सिकुड़ी। उम्मीद नहीं थी कि इतना फ्लेक्सिबल होगा। पानी में बिना किसी रेजिस्टेंस के मूव कर रहा था। मैंने मन में रोर किया। इनकमिंग मास की तरफ मैसिव टेल लैश की। हम एक डेफनिंग क्रैक के साथ कोलाइड किए। पॉन्ड में एक शॉकवेव गई जिसने पानी को आउटवर्ड ब्लास्ट किया। इंपैक्ट इनसेन था। मेरा पूरा शरीर डजन्स ऑफ मीटर्स उड़ गया। बैंक में स्लैम हुआ। स्पिरिट ने एक सेकंड के लिए भी फ्लिंच नहीं किया। रिकवर की जरूरत महसूस किए बिना तुरंत फिर चार्ज किया। इतना फास्ट था कि आफ्टर इमेजेस दिख रहे थे। मुझे डायरेक्ट हिट से बचने के लिए एक साइड थ्रो करना पड़ा। मैं फास्ट नहीं था। ब्लो मेरे लोअर हाफ पर लगा। अंडर वाटर बैंक के मॉसी स्टोन में डीप पिन हो गया। शार्प पेन टेल से रेडिएट हुई। हिस ऑफ एगरी निकला। शुक्र था अपर बॉडी कम से कम क्रश से बच गई। रॉक से पुश ऑफ करके मूविंग रहा, जबकि डेमोनिक पावर फ्रेंटिकली डैमेज रिपेयर कर रही थी। वो अभी तक क्यों नहीं निकला? मैं यहां फॉरएवर से इंतजार कर रही हूं। बैंक पर एक टावरिंग ट्री की टॉप पर कॉइल्ड, ब्रेथ रोककर मैं ल्यू रुई इन
पैनिक कर रही हूं जबकि वाटर सरफेस को ब्रूटल स्ट्रगल की साउंड्स के साथ चर्न होते देखकर। अगर वो उसे ल्योर नहीं करता तो जीतने का कोई तरीका नहीं। वो गोल्डन टोड क्लियरली डेप्थ्स का अनडिस्प्यूटेड ओवरलॉर्ड है। न मैं, न वो स्टिंकिंग राइस बॉल, हम में से कोई भी वाटर स्नेक नहीं। मैं वहां नीचे जाकर जान नहीं दूंगी, वो अकेले हैंडल करे जब तक लैंड पर ना आए। उसकी बातें मेरे कानों तक पहुंची। मैंने सोचा, वो बस शोर पर छुपी है। मुझे लगा था वो अंडर वाटर ओपनिंग ढूंढ रही थी। अनॉयड तो था, लेकिन अब प्लान पता था। बिना हेजिटेट किए सीधे सरफेस की तरफ बोल्ट कर दिया। वाटर अवॉइडिंग गोल्डन स्पिरिट मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। डार्क वाटर में रिलेंटलेस स्पीड से चेस किया। मैंने सरफेस तोड़ी, जुबान से हवा टेस्ट किया और डेस्परेटली डीप वुड्स की सेफ्टी की तरफ स्क्रैम्बल किया। ठीक मेरे पीछे गोल्डन स्पिरिट पॉन्ड से इरप्ट हुआ। मैसिव स्प्रे ऑफ वाटर हवा में उड़ी। उसी स्प्लिट सेकंड में ट्री टॉप से एक लॉन्ग एमरल्ड ग्रीन शेप नीचे झपटी, स्ट्रेट टोड के थ्रोट पर एम। ल्यू रुई इनकी शेप मैसिव है, टोड के इर्द गिर्द कॉइल करने में इजीली केपेबल, और उसका सरप्राइज स्ट्राइक उसकी नेक में डीप फैंग सिंक कर गया। लेकिन गोल्डन स्पिरिट ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया, अपनी लॉन्ग टंग लैश करके ग्रीन स्नेक को मिड एयर में रैप कर लिया। उसके वेनमस फैंग्स ने स्किन पियर्स की, लेकिन बस कुछ ड्रॉप्स इंजेक्ट हो पाए। काउंटर अटैक आया। टोड की टंग ने उसे अपवर्ड विप किया। ल्यू रुई इन को ऐसा लगा जैसे दुनिया घूम गई जब डजन्स ऑफ मीटर्स आसमान में लॉन्च हो गई। गोल्डन स्पिरिट ने एक बीट मिस नहीं किया। ब्लडी मॉ वाइड ओपन करके उसके पीछे लीप किया, उसे पूरा निगलने के लिए। क्या यहीं मरूंगी? ल्यू रुई एन ने पछतावे के साथ आंखें बंद कर लीं। टोड की क्रशिंग ग्रिप के आगे रेजिस्टेंस इम्पॉसिबल था। गोल्डन स्पिरिट की आंखें फ्यूरी और स्मग सेटिस्फैक्शन से जल रही थी। एक किंग पर एम्बुश करने की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही जॉ स्नैप होने वाले थे, मैंने हिस्टेरिकल रोर निकाली और फाइट में वापस झपट पड़ा। स्पिरिट के लेग्स पर लैच किया। मैसिव बॉडी गोल्डन मॉन्स्टर पर ट्री की तरह क्लाइंबिंग करते हुए स्पाइरल किया। एब्डोमेन तक पहुंचते ही पूरी ताकत से कंस्ट्रिक्ट किया। इस अगली टोड की जान क्रश करने का इरादा। वाटर अवॉइडिंग गोल्डन टोड ने मुझे नोटिस भी नहीं किया था। एक सिल्वर व्हाइट जायंट पाइथन क्लोजिंग इन। लेकिन एक सेकंड बाद कंस्ट्रिक्शन की क्रशिंग फोर्स ने उसके ब्रेन में एग्नी का एक जोल्ट भेजा। उसकी लॉन्ग टंग लिम्प को गई। इंस्टेंटली ल्यू को सफोकेटिंग ग्रिप से रिलीज कर दिया। ल्यू ने स्नैप करके आंखें खोली, क्लियरली टेरिफाइड थी, लेकिन इंस्टिंक्ट्स इमीडिएटली किक इन किए। गिरते हुए फुटिंग मिली, घूमकर टोड के फ्लैश में फैंग्स फिर से सिंक कर दिए। दृढ़ निश्चय था कि उस मॉन्स्टर के शरीर में आखिरी ड्रॉप टॉक्सिन पंप कर देगी। मैंने भी अपने मैसिव जॉज अनहिंज किए, रेजर शार्प फैंग्स के साथ फीस्ट में ज्वाइन किया। चाहता था मेरा वेनम उसकी वेन्स में, उसके वेनम के साथ फ्लो करे। जैसे ही सोचा कि हम अपर हैंड में हैं, गोल्डन टोड ने एक डेफनिंग एनरेज्ड रोर निकाली। उसकी ट्रू पावर फाइनली एक्सप्लोड हुई। पियर्सिंग श्रीक के साथ बीस्ट ने खुद को हवा में लॉन्च किया, हम दोनों को शरीर से शेक ऑफ करने की कोशिश। मोमेंट ल्यू के लिए बहुत ज्यादा था और वो आसमान में फ्लाई हो गई। लकीली वो स्ट्रेट स्पिरिट ऑल्टर पर लैंड हुई। इंपैक्ट डेंस एनर्जी ने कुशन किया। स्पिरिचुअल ऑरा उसमें सर्ज हुई। डिप्लीटेड मेडिसिनल पावर से बची वॉइड इंस्टेंटली रिप्लेनिश हो गई। मैं छोड़ने वाला नहीं था। अगला बाइट छोड़ा और उसके एब्डोमेन के इर्द गिर्द फुल फोर्स से कॉइल किया। टोड जंप के पीक पर पहुंचा। नीचे देखा तो मैं अभी भी उसके बेली पर क्लिंगिंग था। स्टबी लिम्स मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए मैसिव वेट से मुझे क्रश करने पर डिपेंड किया। कोर स्ट्रेंथ से फॉल एक्सेलरेट किया। अर्थ पर इंपैक्ट होने पर मुझे क्रश करने का एम। हम एक थंडरस बूम के साथ जमीन से टकराए। डर्ट और उखड़ी घास हर दिशा में उड़ी। शॉक वेव ने मुझे ऑलमोस्ट लूज कर दिया, लेकिन होल्ड किया। उसके सॉफ्ट अंडरबेली में फैंग सिंक करने के लिए रेडी। जॉज अनहिंज किए और मुंह वाइड ओपन किया। मैंने सोचा, ओपनिंग देने का शुक्रिया। वाटर अवॉइडिंग गोल्डन टोड का नेक देखने के लिए नहीं था, लेकिन उसने फील किया फैंग्स डीप बेली में सिंक हो रहे हैं। अचानक एक चिल पूरे फ्रेम में रेस कर गई। उसके बाद टोटल नमनेस की एक वेव। उसने डिमोनिक पावर मोबिलाइज करने की कोशिश की, लिक्विड रेजिस्ट करने और टॉक्सिन फ्लश करने के लिए। बीस्ट जमीन से टकराने वाला था। फ्रोजन लिम्स इंपैक्ट पर शैटर होने गारंटीड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए लैंड करते ही वेनम ने इफेक्ट शिफ्ट किया। टोड फर्मली लैंड किया और ट्रायम्फ में क्रोक किया। सोचा उसकी पावर ने वेनम को न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर एक्सप्रेशन फ्रीज किया, जैसे वेन्स में फ्लेम्स सर्च कर रही हैं। 1 मिनट में आइस और फायर दोनों फील किए। पॉन्ड में वापस जंप करने की डेस्परेट कोशिश, लेकिन थॉट स्लगिश हो गए, जबकि क्रशिंग एग्जॉशन ब्रेन से लिम्स तक फैली। एगनी का एक स्पाइक उसे जोल्ट करके जगाने से पहले वो डर्ट में हैवी थर्ड के साथ वापस स्लैम हुआ। मैंने खुद से पूछा, क्या मेरा वेनम इतना पोटेंट है? वहीं नहीं रुका। थ्रोट के इर्द गिर्द कॉइल करके उसे खत्म करने लगा, भले ही खुद रनिंग ऑन एम्प्टी था। ल्यू ने शॉक में देखा, वंडर करने लगी कि एक मेयर पाइथन ने इतने लीथल टॉक्सिन्स कैसे डेवलप किए। मेरे पावरफुल पॉइजनस स्मोक के बावजूद वो स्टबर्न स्पिरिट बीस्ट आधे घंटे और स्ट्रगल करता रहा। तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका दिल हमेशा के लिए बीटिंग करना बंद नहीं कर दिया। आखिरकार मरा, और उसकी स्ट्रेंथ रिस्टोर करने के लिए थर्ड ऑर्डर डेमन कोर चाहिए था। कोर थोड़ी देर बाद मिला। ग्रीन स्नेक को बिना हेजिटेट किए डायरेक्टली फ्लिंग कर दिया।
ल्यू ने कैच किया और स्टंट खड़ी रही। उसने सोचा, क्या ये सच में मुझे दे रहा है? उसे इतने डेमन कोर्स दे चुका हूं कि अब उसे हैबिट हो गई है, लेकिन मैं अभी भी सोचता रहता हूं, मैं उसके साथ इतना अच्छा क्यों हूं? एक मोमेंट के लिए वो डीपली मूव्ड लगी, फिर भी पूरी तरह इनक्रेड्यूलस। उसका एक्सप्रेशन इमोशंस का एक मेस था, तो मैंने जेस्चर किया कि जल्दी निकल ले, मन बदलने से पहले। उसने सोचा, ये एक ट्रेजर है, क्यों हेजिटेट करूं? इसने इस एम्प्रेस को विलिंगली दिया, इसे अपना अटोनमेंट मान लेती हूं। ल्यू ने मेरी प्रीवियस इंपल्सिव एक्शंस याद की और खुद को यही कन्विंस किया कि ये मेरा माफी मांगने का तरीका है। यही उसने खुद को बताया, लेकिन वो अंदर एक्चुअली क्या फील करती है, ये सिर्फ वो जानती है। डिंग। ल्यू की मेंटल स्टेट में शिफ्ट डिटेक्ट हुई। अफिनिटी 5 पॉइंट्स बढ़ी, टोटल 11 हो गई। मैं शॉक्ड था। क्या इस परवर्टेड स्नेक को आखिरकार कॉन्शियंस मिली, या मेरे साइलेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आखिरकार पे ऑफ हुए? थर्ड ऑर्डर डीमन कोर उसके स्टमक में जाते ही डिमोनिक पावर का एक मैसिव सर्ज उठा। उसने इमीडिएटली कल्टीवेशन टेक्निक शुरू की। अंदर की केओटिक एनर्जी रैपिडली रिफाइंड हुई, इंप्योरिटीज फ्लश हुई, सिर्फ प्योर एलीट पावर बचा। उसकी कल्टीवेशन फर्स्ट ऑर्डर की लेट स्टेज तक क्लाइम की। इंप्रेसिव था, भले ही थर्ड ऑर्डर कोर ने नीडल थोड़ा ही मूव किया। मेरी खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ भी क्विकली रिकवर हुई, हालांकि सेकेंड ऑर्डर की लेट स्टेज तक पूरी तरह नहीं पहुंचा। डिंग। सिस्टम डिटेक्ट्स, ल्यू रुई एन ने कोर कंज्यूम किया। रिवॉर्ड ग्रांटेड, 100x पावर सुपरनैचुरल एबिलिटी, स्केल हार्डनिंग। अगर पानी में ये होता तो वो वाटरवॉल मुझे इतना हेल्पलेसली चेज नहीं कर पाती। ये थोड़ा लेट लग रहा था। जैसे ही हम स्पिरिचुअल पूल में डाइव करने की तैयारी कर रहे थे, डेप्थ से अचानक एक स्ट्रेंज ब्रिलियंट लाइट फ्लैश हुई। डिंग। सिस्टम डिटेक्ट्स, स्पिरिचुअल पूल में ड्रैगन फ्रूट में चेंज। ऑब्जेक्टिव, फ्रूट रिट्रीव करो। ये फ्रूट डिमोनिक ब्लड लाइन वास्टली इंप्रूव कर सकता है। सिस्टम ने डिटरमाइन किया कि ल्यू को इसकी जरूरत है, इसलिए मुझे उसके लिए जाकर लाना होगा। मैंने सोचना बंद किया और बिना एक शब्द कहे सीधे स्पिरिचुअल पूल में छलांग लगा दी, लेकिन डुबकी लगाते ही पछतावा हुआ। रोशनी इतनी अंधाधुंध तेज थी कि आंखें खुली नहीं रह पाती थी। इधर ल्यू किनारे पर खड़ी इस अजीब घटना को सावधानी से देख रही थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन मुझे कूदते देख उसने हिम्मत बटोरी और मेरे पीछे गहरे पूल में उतर गई। पूल कम से कम 100 मीटर गहरा था और जितना नीचे जाओ उतनी ही चुभती हुई ठंड रोकती थी। स्पिरिचुअल ऑरा इतनी घनी थी कि लिक्विड बन चुकी थी। उस चमक के पार तल दिखाई नहीं देता था। अचानक मुझे एक प्रेजेंस का एहसास हुआ, एक फल जो भरपूर वाइटैलिटी से कांप रहा था। उसी ट्रेल पर चलते हुए मैं अंधेरे में टटोलता गया। आखिरकार ड्रैगन ब्लड फ्रूट मेरे हाथ में आया। 30 सेंटीमीटर चौड़ा, बिल्कुल सफेद, एक मिनिएचर ड्रैगन एग जैसा। मैंने धीरे से उसे थामा और ऊपर की तरफ तैरने लगा। ल्यू उथले पानी में ही रुकी हुई थी। वो सोच रही थी, नीचे बहुत ठंड है, ये एम्प्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बैम्बू वाइपर की ब्लड लाइन बस बहुत पतली और अशुद्ध है। ल्यू अपनी ही लीनिएज को मन ही मन कोस रही थी, अपने करंट रूप से पूरी तरह नफरत करते हुए। देखा कि उसे पता नहीं मैंने कौन सा खजाना ढूंढा है, तो मैंने ड्रैगन ब्लड फ्रूट उसकी तरफ उछाला और इशारा किया, जल्दी निकल ला। हम थोड़ा सांस लेने ही वाले थे कि मुझे दूर से एक प्रेजेंस आती महसूस हुई और मेरी सतर्कता फिर जाग उठी। मैंने फ्रूट उसके मुंह में ठोस दिया। मेरी अचानक इस हरकत से चौंककर उसने पूरा निगल लिया। ल्यू का बॉडी टेम्परेचर तुरंत रॉकेट की तरह बढ़ा। उसका पीठ पागलों की तरह फ्रूट का सार अब्सॉर्ब करने लगा। कुछ ही सेकेंड्स में फ्रूट पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया और रॉ एनर्जी सीधे उसकी ब्लड लाइन में बहने निकली। वो दर्द से करहा उठी। ब्लड लाइन इवॉल्व हो रही थी। ये प्रक्रिया जीते जी खाल उधेड़ने जैसी तकलीफ दी थी। उसकी कोमल त्वचा सख्त होकर हरे आर्मर में बदल गई। सिर पर फ्लैश बड्स उगाए और नाक के पास 2 छोटी मूंछें निकल आईं। फिर उसका शरीर कई गुना फैल गया, लगभग मेरे बराबर। ल्यू का एवोल्यूशन जल्दी पूरा हो गया। उसकी आंखें चौड़ी थीं, अपनी नसों में बदलती ताकत को फील करते हुए। डिंग। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि ल्यू ने ब्लड लाइन एवोल्यूशन पूरी कर ली है। 100x रिवॉर्ड तुरंत ग्रांटेड। एक पल में मेरा सिल्वर व्हाइट जायंट पाइथन रूप और भी बड़ा हो गया। स्केल्स नई ताकत से चमकने लगे। माथे के सींग फिर बदले, तेज होकर एक यूनिकॉर्न हॉर्न की शानदार नोक में तब्दील हो गए। मैंने वो सिल्वर व्हाइट स्नेक स्किन उतार दी और उसकी जगह एक सख्त चमकदार स्पिरिचुअल आर्मर उगाया। ड्रैगन में मेरा रूपांतरण ऑफिशियली शुरू हो गया था। हर सांस के साथ सफेद धुंध उठ रही थी। डिंग। बधाई हो योंगी एंजियो बनने पर, एक टॉप टियर स्पिरिचुअल स्पीशीज। अब मैं सिर्फ एक व्हाइट स्नेक नहीं था। ल्यू मुझे घूरते हुए सोच रही थी, ये इवॉल्व कैसे हो गया? ड्रैगन ब्लड फ्रूट तो मैंने खाया था। क्या ये गंदा लोज भी कोई रीइंकार्नेटेड एक्सपर्ट है जो सीक्रेट ब्लड लाइन एवोल्यूशन मेथड यूज कर रहा है? वो इसे समझने की कोशिश में उलझी थी, जबकि मैं अपनी रीड में दौड़ रही रॉ पावर पर फोकस किए हुए था। समझ गई, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया था। अब ये एक्चुअली मेरा पर्सनल गार्ड बनने के काबिल है। उसका ये इनर मोनोलॉग सुनकर मैं मुस्कुराया। मेरे ग्रोथ के लिए उसने जो बहाने सोचे वो काफी कन्वीनियंट थे। लेकिन हमारे इस रिफ्लेक्शन का वक्त जल्द खत्म हुआ जब दूर से अनगिनत फिगर्स हमारी तरफ दौड़ते आए।
झुंड विशाल था। दूसरे और तीसरे ऑर्डर के 20 सागे थे और उनके पीछे लोअर लेवल मॉन्स्टर्स की अंतहीन लहर। टाइगर्स, बियर्स और बोर्स आगे और उनके पीछे वुल्व्स, एप्स और भेड़ियों का सैलाब। जैसे ही वो पास आए ना तो ल्यूरियन को डर लगा और ना ही मुझे, बल्कि एक शिकारी उत्साह उमड़ा। जैसे ही टकराव हुआ हम दोनों ने मुंह खोला और लीथल वेनम का एक बड़ा बादल उड़ा दिया। कई सेकंड ऑर्डर के डेमोनिक बीस्ट तुरंत गिर पड़े। टॉक्सिक मिस्ट बर्दाश्त नहीं हुई। वेनम उनकी आंखों पर गिरते ही सीधे सफेद धुएं में जलने लगा। बीस्ट एक के बाद एक जमीन पर तड़पते हुए गिरे। ये अजीब था कि इतनी अलग अलग स्पीशीज इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ बस हमें खत्म करने आई थी। मैंने एक शब्द बर्बाद नहीं किया, सीधे बैटलफील्ड पर अपना किंग्स प्रेशर डोमेन अनलीश कर दिया। एक पल में कम से कम 100 फर्स्ट लेवल बीस्ट धूल में दब गए। खड़े होने की ताकत नहीं बची। मेरे किंग ज़ोरा और सुपीरियर ड्रैगन ब्लडलाइन के सामने यह कोई मेरी एब्सोल्यूट अथॉरिटी का विरोध नहीं कर सकता था। जा, हिम्मत है तो मेरे थ्रोन को ललचाते रहे, ल्यूरियन सोच रही थी, और मेरी सुप्रीमेसी की राह का ईंधन बन। वो बेहद तेज थी। एक टेल स्वीप में कई फर्स्ट लेवल डिमोनिक बीस्ट्स का काम तमाम। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हम एक परफेक्ट पेयर लग रहे थे। हमारी मूवमेंट्स पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड। लेकिन मेरी सेरेस्टियल वॉल्ट ड्रैगन टेल असली फर्क मेकर थी। टाइगर्स, बियर्स और बोर्स एक झटके में कुचल दिए। तभी दूर से जायंट बर्ड्स का एक झुंड आता दिखा। ईगल्स हमारी तरफ उड़ते आए। मेरी आंखों में शिकारी भूख जल उठी और मैं सीधे हवा में कूद पड़ा उन ईगल्स की तरफ। ये मिड एयर लीप मेरे एवोल्यूशन का नया तोहफा था। अब मैं शॉर्ट फ्लाइट्स और हवर में बस में था। मरो, मैंने सोचा, अगर आसमान में नहीं छुपते तो जमीन पर मेरे सामने टिक भी नहीं पाते। ईगल्स पंख फड़फड़ाकर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्हाइट ड्रैगन स्नेक की तेजी के सामने कहीं नहीं थे। एक छलांग में सेकंड और थर्ड ऑर्डर के बीस्ट बेहद आसानी से चीथड़े हो गए। यही है ड्रैगन स्नेक ब्लड लाइन की ताकत। पल भर में 1 दर्जन से ज्यादा जमीन पर आ गिरे। नीचे ल्यू डटी हुई थी। हालांकि बीस्ट्स की संख्या थकावन थी, उसके सख्त स्केल्स उसे सुरक्षित रखे हुए थे, जबकि वो अपनी एक्सप्लोसिव रॉ पावर अनलीश कर रही थी। एक साथ कई बीस्ट्स पर कॉइल करके उन्हें तब तक दबाती रही जब तक हवा में खून की गंध न बढ़ गई। जैसे ही वो अकेले टाइट पलटने लगी, मैं जमीन पर वापस उतरा। मैंने सोचा, क्या इस पर्वट को इसकी लिमिट्स तक पुश करूं, लेकिन तुरंत ये ख्याल झटक दिया, मेरे सिस्टम के साथ अपनी फ्यूचर कंसॉर्ट को रिस्क क्यों करूं। मैं फिर कूद पड़ा और नरसंहार लगभग बहुत आसान था। आधे घंटे से थोड़े ही ज्यादा वक्त में हम पर हमला करने वाला हर एक बीस्ट मर चुका था। ल्यू हाफ रही थी। अभी कॉप्सिस खाने की ताकत नहीं थी, इसलिए बस उनके कोर्स इकट्ठे किए बात के लिए। लेकिन जैसे ही लगा सब खत्म हुआ, एक असाधारण रूप से पावरफुल ऑरा अचानक पास से उठी। एक पिच ब्लैक टर्टल हमारे सामने प्रकट हुआ। उसके शेल पर टैटूज उकेरी हुई थीं, जिनसे प्योर डिस्ट्रक्शन का रेडिएशन निकल रहा था। ये अच्छा नहीं है, मैंने सोचा, ये हाई रैंक है। वो इंसानी भाषा में बोला, यानी उसने वोकल बोन्स रिफाइन कर लिए थे। कम से कम 4th लेवल बीस्ट का निशान। ल्यू एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल चीज को लुभाएगी। सिस्टम ने चेतावनी दी, ब्लैक आयरन टर्टल को भगाओ, 5th लेवल डिमोनिक बीस्ट। मेरा दिल धक से हो गया। 4th नहीं 5th था। इससे लड़ना इम्पॉसिबल था। मैंने अपनी टेल ल्यू के इर्द गिर्द लपेटने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्के दे दिया, हिलने से इनकार। एम्प्रेस कभी एक कछुए से नहीं डरती, वो सोच रही थी। उसका रिजॉल्व सख्त हो गया। वो जानती थी कि अगर अभी ये स्पिरिचुअल अल्तार छोड़ा तो शायद कभी वापस ना मिले। तो मौत मांग रही हो पॉवर्ट, मैंने फुफकारा। सावधानी का क्या हुआ? मैंने उसे फिर कॉइल करने की कोशिश की, लेकिन उसने दूसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया। ये गंदा लोच इतना अजीब क्यों एक्ट कर रहा है? पहले तो बहुत ब्रेव लग रहा था। उसने मुझे देखकर धीरे से कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिस पर तुम भरोसा कर सको। ब्लैक आयरन टर्टल ने हमारे ब्लड स्टेन्ड स्केल्स और हमारी डिफाइंस देखकर आंखें सिकोड़ी। उसे हमसे डरने की कोई वजह नहीं थी, बस खजाना चाहिए था, हमें खत्म करने से पहले। मैंने वार्निंग में फुफकार की, फ्रस्ट्रेटेड कि बोल नहीं सकता इस लेवल 5 मॉन्स्टर को पीछे हटने के लिए। तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत रखते हो? टर्टल ने हंसकर मेरी फुफकार का मजाक उड़ाया। उसकी डेमोनिक पावर फट पड़ी। एक आंधी उठी जिसने पेड़ों को तोड़ दिया और ल्यूरियन को पैरों से उखाड़ दिया। जाओ, वो चिल्लाई, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता था और लड़ाई भी नहीं छोड़ सकता था। पूरी ताकत से उसकी टेल पकड़ ली। छोड़ो मुझे गंदे लोच, उसने फुफकारा। वो क्लियरली ब्लैक आयरन टर्टल की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। शायद एम्प्रेस का अहंकार था, या शायद ये खजाना खोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। टर्टल विशाल और धीमा था, लेकिन उसका अटैक रेंज डरावना था। डेमोनिक एनर्जी की एक लहर आसमान से उतरी, जमीन पर गिरने से पहले ही जंगल की फर्श चिथिर गई। ल्यूरियन और मैं सीधे ब्लास्ट जोन में थे। मैंने दांत पीसे और खुद को अपनी स्पीड की सीमा तक पुश कर दिया, लेकिन हम इतने तेज नहीं थे। शॉकवेव ने पलक झपकते हम पर वार किया। हम सैकड़ों मीटर उड़ गए। पेड़ तिनकों की तरह टूटते रहे जैसे हम उनसे टकराते हुए लुढ़के। मैंने खून उगला,
अंदरूनी ऑर्गन्स चकनाचूर हो गए थे, लेकिन मेरी ड्रैगन स्पिरिट जल उठी और दर्द को कुंद कर दिया। ल्यूरियन और भी बुरी हालत में थी। उसका स्पिरिचुअल आर्मर टूट रहा था और त्वचा दरक रही थी। उसकी पुतलियां शौक से फैल गईं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी वल्नरेबल होगी। टर्टल धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसकी डिमोनिक एनर्जी बिजली की तरह तेज थी। ल्यूरियन को बोलने तक की ताकत नहीं बची। मैंने दांत पीसे, उसके इर्द गिर्द तेल लपेटी और अंधाधुंध जंगल में भागने लगा। पीछे से टर्टल ने पीछा करने की जहमत भी नहीं की। 5th लेवल बीस्ट के लिए हम सिर्फ 2 छोटे कीड़े थे जमीन पर रेंगते हुए। उसने स्पिरिचुअल अल्तार की तरफ ध्यान मोड़ा और टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। मैं तब तक रेंगता रहा जब तक हम पुरानी गुफा और उस मॉन्स्टर से मीलों दूर नहीं हो गए। अभी मत मरना, मैंने हाफते हुए कहा, उसकी जीवन शक्ति मेरी पीठ पर कमजोर पड़ती महसूस करते हुए। आखिरी बार चारों तरफ देखकर कंफर्म किया कि कोई पीछा नहीं कर रहा। उसे धीरे से जमीन पर लिटाया। उसका छोटा टूटा हुआ शरीर जंगल की फर्श पर कांप रहा था। उसने आंखें भींच ली, सांस अटकी और वो कोमा में चली गई। मैंने उसकी धुंधली सी हार्टबीट फील की और राहत की सांस ली, खुद के पेट में जलते दर्द के बावजूद। मैंने संपर्क के लिए एक जगह ढूंढी और अपनी डिमोनिक एनर्जी उसके टूटे हुए शरीर में बहाने लगा। ये पहली बार था जब मैं एनर्जी से हीलिंग कर रहा था। आमतौर पर यह तीसरे ऑर्डर तक पहुंचने से पहले लॉक्ड रहती है। मैंने एनर्जी उसकी ब्लड लाइन के जरिए इंजेक्ट की और देखा कि ये उसके हरे स्केल्स में बहते हुए उसके मांस को वापस जोड़ रही है। लूरियन के ऑर्गन्स एक गड़बड़ी में थे, लेकिन कुछ दिनों के आराम के बाद अपनी जगह पर वापस आ जाते। असली प्रॉब्लम इंटरनल हेमरेजिंग था, लेकिन खुशकिस्मती से मेरी एनर्जी आम नहीं थी, इसमें फ्लड ड्रैगन ब्लड लाइन की ताकत थी। फिर भी ये बहुत धीरे काम कर रही थी। मुझे उसे अपना एसेंस ब्लड देना होगा। ये लड़की बेचारी है, अभी ताकत वापस पाई थी और फिर से पिट गई। मैंने उसे तरस की नजर से देखा, उसके सरफेस वुंड्स बंद होने का इंतजार किया, फिर एसेंस तैयार किया। सिस्टम से रिवॉर्ड में मिले ड्रैगन स्पिरिट ब्लड के 3 ड्रॉप समन किए, उसके पीले होठों पर दबाए। एसेंस तुरंत उसके मांस में समा गई। मैंने कड़वी मुस्कुराहट दी। जानता था कि अगर जल्दी इवॉल्व नहीं किया तो ये 3 ड्रॉप्स रिकवर करने में 3 साल लगेंगे, लेकिन इनके बिना वो 2-3 साल तक नहीं जागती। उसके इर्द गिर्द एक हल्की सफेद रोशनी चमकने लगी, जैसे उसकी इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। एसेंस ब्लड उसके सिस्टम में समा गई और सेकंड्स में लगभग 80% इंजरीज ठीक हो गई। अच्छा, मरने वाली नहीं हो, अब मेरी बारी है। मैं धूल में गिर पड़ा, नजर धुंधली हो गई और आंखें बंद हो गई। सोते वक्त मेरी बीस्ट किंग ऑरा भड़क उठी। हम दोनों को एक प्रोटेक्टिव इनविजिबल प्रेशर में लपेट लिया। अंदरूनी ऑर्गन्स अपनी जगह वापस आने की लगातार धड़कती हुई दर्द की लहर से मेरी नींद टूटी। लोरियन आखिरकार जाग गई। उसे लगा मैंने उसे बहुत इंतजार कराया। क्या ये बच्चा मेरी काइंडनेस नहीं याद करता? मेरा एसेंस ब्लड यूं ही नहीं बहा। अगली बार इतनी मेहनत करूंगा तो एंश्योर करूंगा कि वो देख रही हो, मैं मन में बड़बड़ाया। तभी लूरियन की नज़र सडनली कॉम्प्लेक्स हो गई। उसे एहसास हुआ कि इस गंदे लॉच ने उसकी कितनी बड़ी मदद की। उसकी नसों में मेरा एसेंस लिंगरिंग फील हो रहा था। एक दुर्लभ ग्रैटिट्यूड की चिंगारी जली। उसने वो फेवर याद रखने की कसम खाई जो मैंने उसके बेहोश रहते किया। सिस्टम ने चाइम किया। उसके मूड में बदलाव डिटेक्ट हुआ। फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट्स बढ़ी। हे भगवान, उसे एक्चुअली रेवलेशन हुई। इस रेट पर कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट दूर नहीं। चापलूसी काम नहीं करती, लेकिन जरूरत के वक्त जान बचाना ये रिजल्ट्स देता है। मैं उठकर चलने की कोशिश कर रहा था कि लूरियन का डिमीनर तुरंत बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसके घाव रियल हैं और उसने स्पिरिचुअल आल्टर वापस लेने और उस टर्टल को मारने का फैसला किया। आंखों में रेज लिए वो मुझसे मुंह फेर कर चलने लगी। रुको, क्या ये बेवकूफ फिर से रैंक 5 बीस से लड़ने जा रही है? धत! मैं खड़ा होने की कोशिश में था कि पेट में तेज दर्द हुआ और मैं जोर से धड़ाम से धूल में गिर पड़ा। आवाज से उसका ध्यान गया। एक पल के लिए उसका स्टोइक चेहरा नरम हुआ और वो हिचकिचाई। उम्मीद है, तो मैंने एक्टिंग शुरू की। जमीन पर लुढ़कते हुए नकली दर्द में फुफकारने लगा। उसने बेबसी से मुझे देखा। इतना दर्द हो रहा है, रुकूं और देखभाल करूं? वो घूमी। बदले की चाहत पर आखिरकार कंपैशन भारी पड़ गया। मैं अंदर से शैतानी हंसी हंसा। उसे सुसाइड करने से भी रोका और साथ ही रिलेशनशिप भी लेवल अप कर लिया। सच में कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ, लूरियन ने आह भरी और वापस मेरी तरफ चलती आई। मैंने तड़पना बंद किया और सीधे उसे घूरने लगा, बोल्ड, सिंसियर और डायरेक्ट नजर से। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वो स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट हार गई और मुंह फेर लिया। डिंग! सिस्टम ने उसके माइंडसेट में बदलाव डिटेक्ट किया। फेवरेबिलिटी 4 पॉइंट्स बढ़ी। नोटिफिकेशन से मैं चौंक गया। बस देखने से पॉइंट्स मिल गए। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ आया, जब एक छोटी सी चिंगारी जल जाए तो उसे भड़कती आग में बदलना आसान है। ये गंदा लैंप्रे मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? जल्द ही इसकी आंखें उखाड़ लूंगी, वो मन में कुनकुनाई। सिस्टम की लुभावनी आवाज सुनकर मैंने और पॉइंट्स फार्म करने के लिए आंखें और चौड़ी करने की कोशिश की, लेकिन उसने बस घूर दिया। आंखें उखाड़ोगी, हाथ नहीं लगेंगे। मैंने नाक से सांस ली और हील होने के लिए जमीन पर पड़ गया। शायद उसके लिए कुछ शिकार करूं, किडनी लाऊं, घावों से रिकवर करने में मदद होगी। बस अपनी रिकवरी पर फोकस कर रहा था कि लूरियन की हिचकिचाती आवाज बगल से आई।
जा जल्दी जा, अपने लिए शिकार कर और किडनी मेरे लिए भी ले आ। कसम से, ये तो अब ऑटो पायलट पर चल रही है, खुद की ही देखभाल कर रही है। नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, एंश्योर करूंगा कि इस गंदे लैंप्रे को कुछ ना हो। उसने मेरे घाव चेक किए और समझा कि फेटल नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन किसी वजह से मुझे दर्द में देखकर उसे तरस आया और वो मेरे पास रुकने पर मजबूर हो गई। बदले की चाहत छोड़कर बस मेरी रखवाली करने के लिए रुकी। ये सुनकर मैं स्पीचलेस रह गया। मैंने मन में ठंडी फुफकार दी और कुछ नहीं बोला, पूरा ध्यान शरीर ठीक करने में लगाया। 2 दिन गुजरे और घाव आखिरकार बंद हो गए। अब वो स्पिरिचुअल आल्टर वापस चाहिए, लेकिन अभी नहीं। पूरी तरह ठीक होते ही मैं एक कसाई की तरह घने जंगल में नरसंहार में उतर गया। लूरियन का रेल्म 2nd ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट के मिडिल स्टेज तक पहुंचा और 100 टाइम्स फीडबैक एक्टिवेट हुआ। होस्ट को बधाई मिडिल स्टेज 3rd ऑर्डर डेमोनिक बीस्ट बनने पर। दिनों की नॉन स्टॉप स्लॉटर ने मुझे बमुश्किल 3रे ऑर्डर के मिडिल तक पहुंचाया, लेकिन मेरी पावर अब चार्ट से बाहर है। आसानी से अपने वेट क्लास से ऊपर लड़ सकता हूं। 5th ऑर्डर बीस्ट को भी हराना इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, बढ़ने का वक्त है। डेथ मैच में क्यों भागूं? प्लान है कि 4th ऑर्डर तक पहुंचूं, उससे पहले कोई रियल फाइट नहीं। ल्यूरियल का बिल्कुल उल्टा आइडिया है। जैसे ही 3rd ऑर्डर पहुंचूंगी, उस गंदे टर्टल की खाल उधेड़ दूंगी। वो उस आल्टर के बारे में ऑब्सेस थी। वो हर वक्त बाहरी दुश्मनों से पैरानॉइड है, जल्द से जल्द टॉप पर पहुंचना चाहती है बदले के लिए। ये औरत सांप से ज्यादा टाइग्रेस है। मेरे रहते इतनी चिंता क्यों? मैं उसे घने जंगल से गुजारता गया, बस टाइम पास के लिए डेमोनिक बीस्ट का शिकार करते हुए। तभी ख्याल आया, मैंने अभी तक कोई नई सुपरनैचुरल पावर सिंथेसाइज नहीं की। दर्जनों पावर्स हैं, लेकिन कोई वो वाली नहीं। सिस्टम पावर्स फ्यूज करो। डिंग, बधाई हो, एंशिएंट डेथ अरे प्राप्त हुआ। स्पेसिफिकली सिंगल यूज 9 अंडरवर्ल्ड्स सोल डिवाउरिंग एनाहिलेशन अरे। अपनी पीक फॉर्म में ये एंशिएंट अरे एक ग्रेट एम्परर को मार सकता है। इस लोअर लेवल वर्जन से भी 5th ऑर्डर तक के हर डिमोनिक बीस्ट को एक ही बार में खत्म किया जा सकता है। टाइमिंग एकदम परफेक्ट। वो बूढ़ा टर्टल गया समझो, वो आल्टर मेरा है। मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि चिल्लाए बिना नहीं रह पाया। बदले का वक्त आ गया। ये बच्चा इतना खुश क्यों है? क्या सच में 3rd ऑर्डर पर इतनी खुशी हो रही है? लूरियन ने झुंझलाते हुए सोचा। ब्लैक आयरन टर्टल ने हमें देखा, कंफ्यूज्ड और तुरंत अटैक नहीं किया। ये दोनों सांप ताकतवर हुए हैं, लेकिन 3rd और 2nd ऑर्डर 5th ऑर्डर बीस्ट जैसे मुझे क्या नुकसान पहुंचाएंगे? उसने सोचा। लूरियन ने घूमकर मुझे देखा, आंखें रेत से जल रही थी जैसे थप्पड़ मारने वाली हो। हा, 2 आंटियां, सोचते हो मेरा सामना कर सकते हो? पूरे ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी तुम्हें कुचलने में। टर्टल ने मजाक उड़ाया। मुझे कभी डर नहीं लगा, बस बिना खरोच के निकलना था, इसलिए मैंने डिस्डेन से मुस्कुराया। लूरियन को समझ नहीं आया कि अगर मैं अटैक नहीं करूंगा तो वो खुद उस गंदे टर्टल से स्पिरिचुअल आल्टर छीन लेगी। जैसे ही उसने मेरी पकड़ से निकलने की कोशिश की, आसमान में एक रोशनी चमकी और मेरे सामने एक अरे डिस्क प्रकट हुई। मैंने अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दी। डिस्क एक फिश टैंक के साइज तक फैल गई, मिस्टीरियस ग्लोइंग सिंबल से ढकी हुई। एक तेज क्रैकिंग साउंड गूंजी जैसे डिस्क टूट रही है। अनगिनत फ्रैगमेंट्स दूर दूर तक बिखर गए। लूरियन फ्रीज हो गई। अरे डिस्क के अजीब फिनोमिनन से उसकी मूवमेंट रुक गई। यहां अरे डिस्क देखने की उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट स्टेज फॉर्मेशन इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सोच रही थी। ये क्या है? फैंसी दिखता है, लेकिन शायद डिस्ट्रक्टिव पावर 0 है। टर्टल ने ऐसा आर्टिफैक्ट पहले कभी न देखा था। बेशर्म अहंकार। मैंने बकबक इग्नोर की, हैरान था कि ओपोनेंट इतनी केयरलेसली दिखा रहा है। डिस्क टूटे सिर्फ सेकंड्स हुए थे, लेकिन साफ आसमान डार्क क्लाउड्स और बिजली में डूब गया। अनगिनत पेल ब्लू ग्लोज और इंस्क्रिप्शंस ने आसमान और जमीन को जोड़ा, मीलों तक प्योर एक्सटिंक्शन का माहौल। मैंने आंखें खुली रखीं, इस लेजेंडरी फॉर्मेशन का हर डिटेल याद करना चाहता था। एक एंशिएंट किलिंग अरे। ल्यू के मन में ये बात उठी और वो रील हो गई। यहाँ ये क्या हो रहा है? ब्लैक आयरन टर्टल आखिरकार घबरा गया, जैसे एक टेरिफाइंग ऑरा ने उसकी सोल को लॉक कर लिया हो। ये कौन कर रहा है? टर्टल चिल्लाया, अपने मैसिव शरीर को गोल गोल घुमाते हुए, एक ऐसे दुश्मन को ढूंढते हुए जो दिखाई ही नहीं दे रहा था। हवा में ओवरलैपिंग ब्लैक हैलोज दोबारा प्रकट हुए, अंदर डार्क शैडोज हिल रहे थे, डिस्ट्रक्शन की सांस बाहर आ रही थी। क्षितिज पर अनगिनत घोंसली सिलुएट्स उभरे, एक टेरिफाइंग प्रेशर लाते हुए जो आसमान और जमीन को कुचल सकते थे। ब्लैक आयरन टर्टल उस वेट से दब गया, सांस नहीं ले पा रहा था, जैसे मैसिव फोर्स ने उसे धूल में ठोक दिया। उसी पल दुनिया फिर बदली। अनलिमिटेड मिस्टिक ब्लैक आयरन चेन से भर गईं, जो डार्क एनर्जी से धड़क रही थीं। इस सैंडस्टॉर्म में हर जीव जमीन पर झुक गया, सर उठाने की भी हिम्मत नहीं। एक डिवाइन जेट जैसी आवाज गूंजी और एक इल्यूजरी शैडो आसमान और जमीन के बीच तैरी, लाइफ और डेथ की किताब थामे। शैडो की कलम से काली धारियां निकली और टर्टल पर जा गिरीं, उसके मांस में गहरे धंसती हुई। ब्लैक आयरन टर्टल ने एक साउंडलेस चीख निकाली, जैसे उसकी सोल अंदर से टुकड़ों में बिखर रही हो। सेकंड्स में उसकी आंखें बुझ गईं, वो गिर पड़ा और ब्लैक एनर्जी हवा में ऐसे घुल गई जैसे कभी था ही नहीं। अगर वो मैसिव कॉप्स सामने ना होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा किलिंग अरे एग्जिस्ट कर सकता है। इस एंशिएंट अरे की ताकत दहला देने वाली थी। मैंने जोर से सांस ली और मजबूत होने की भूख पहले से ज्यादा जल उठी।
ये कौन है और इसके पास एंशिएंट किलिंग अरे कैसे है? ल्यू मेरी डायरेक्ट नजर से पूरी तरह शॉक थी। इसके साथ अच्छे से रहना होगा। जब मैं 33 हेवेंस जीतने के लिए वापस जाऊंगी ये परफेक्ट एलाय होगा, उसे एहसास होगा। ल्यू का दिमाग पागलों की तरह कैलकुलेशंस में उलझा था, एक ड्रैगन एम्प्रेस का टिपिकल कैलकुलेटिंग ब्रेन। मानना पड़ेगा वो तेज सोचती है, अपने मन में पूरा इंटरनल ब्रेनस्टॉर्म कर रही है। बिल्कुल अनजान के मैंने उसके हर एक ख्याल पहले ही रेड लिए हैं, तो अब नाइस प्ले करना चाहती है। परफेक्ट, मुझे एक उंगली भी नहीं उठानी उसे बिहेव कराने के लिए। मैं कभी एक प्योर और नोबल जेंटलमैन था, लेकिन लगता है इस बॉडी की इंस्टिंक्ट्स मुझे करप्ट कर रही हैं। लेकिन हर किसी को कोई ना कोई हॉबी चाहिए ना। मैं ना स्मोक करता हूं ना पीता हूं, तो थोड़ी ब्यूटी में इंटरेस्ट रखने में क्या बुराई है? ल्यू रियन को नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूं, लेकिन उसका एटीट्यूड इंप्रूव हो रहा है, तो मैं उस मरे हुए टर्टल की लूट चेक करने जाऊंगा, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। इस एम्प्रेस को पहले अपना हिस्सा लेना है। डीमन कोर और इस बीस्ट का शरीर दोनों यहीं पड़े हैं। इस मैसिव ब्लड एनर्जी की वजह से टर्टल एक टॉप गियर टॉनिक है, खासकर 5th ऑर्डर बीस्ट के लिए। ब्लैक आयरन टर्टल के पास जाते हुए मैं अपनी भूख नहीं छुपा पाया, पूरा निगलना चाहता था। बस प्रॉब्लम इसका साइज था। जबरदस्ती निगलता तो पेट फट जाता। मैंने उसे डीमन कोर देने का फैसला किया ताकि वो जीती रहे। उसने मेरी इंटेंस नजर नोटिस की और पीछे हट गई, जैसे ही लू रियन आंखें बंद करके अपनी फेट एक्सेप्ट करने वाली थी। शुक्रिया, मैंने कहा, पुरस्कार उसकी तरफ बढ़ाया। वो स्टन रह गई। इसे देखकर लार टपका रहा था, अब मुझे खिलाया है। मुझे एक बाइट की भी जरूरत नहीं थी, उसने सोचा। और जब कॉप्स की तरफ देखा, उसका जबड़ा गिर गया। विशाल टर्टल पहले ही काट दिया गया था, मांस हड्डी से अलग, खोल एक तरफ फेंका हुआ। इस व्हाइट स्नेक ने एक्चुअली मेरे लिए काट दिया। ये मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है, उसने सोचा। आंखें इमोशन से भर गईं, और पहली बार वो पूरी तरह स्पीचलेस थी। सिस्टम, ल्यू के माइंडसेट में बदलाव डिटेक्ट हुआ। एफिनिटी +15, टोटल एफिनिटी 35। 15 पॉइंट्स की एक छलांग। मैं भी चौंक गया कि एक छोटे से जेस्चर ने उसे इतना हिला दिया। शायद वो चाहता है मैं उसके साथ खाऊं। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, उसे खाना चाहिए, उसने खुद से कहा। उसने मुंह फेर लिया, उस डिलिशियस हाई एनर्जी मीट की साइट इग्नोर करने की कोशिश करते हुए। क्या उसे सच में लगा मैं उसके पेट की गुड़गुड़ाहट नहीं सुन सकता? उसे जोर से निगलते सुना। चूंकि वो लार टपका रही थी लेकिन हिल नहीं रही थी, मैंने एक अच्छा सा टुकड़ा उठाया और सीधे उसके सामने रख दिया। चलो छोटी एम्प्रेस, नाटक बंद करो। मेरा मजा अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा मूड एक्चुअली काफी अच्छा है। लगता है इस परवर्टेड स्नेक को आखिरकार अपना कॉन्शियंस मिल गया। उसकी मैजेस्टी के लिए क्या डिलेमा है। साफ चाहती थी कि वो पहले खाए। ल्यू की आवाज लड़खड़ाई। उसने सिर उठाया, मेरी ब्राइट सिंसियर नजर से मिलाई और आखिरकार अपनी एपेटाइट दबाना बंद कर दिया। उसने मांस का टुकड़ा लिया, मुंह खोला और पूरा निगल लिया। क्या ये ठीक है? थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता? एक एम्प्रेस को अपनी इमेज मेंटेन करनी होती है। ल्यू एक्चुअली मेरे सामने अपनी इमेज की चिंता करने लगी थी, लेकिन मैंने नोटिस न करने का नाटक किया। मैंने अपनी टेल उसके इर्द गिर्द लपेटी और उसे ब्लैक आयरन टर्टल की लाश के पास ले गया ताकि वो खा सके। हम मैजेस्टी ने मना किया था, लेकिन उसने जिद की कि मैं खाऊं। उसने मुंह में गीला सा स्वर लाते हुए कहा, ठीक है। चूंकि उसने खाने को कहा है, इस रॉ फूड को रिलक्टेंटली कंज्यूम करने के अलावा कोई चारा नहीं। ल्यू रुई एन ने जोर से निगला। सिर अभी भी ऊंचा था, लेकिन लहजे में अविश्वसनीय रूप से स्मगनेस थी। उसने जो कुछ मैंने उसके लिए किया सब देखा और दिल की गहराई में समेट लिया। मैंने भी फाइनली खाना शुरू किया। इतना न्यूट्रिशियस, एक राहत की लहर आई। इस टर्टल को डिवावर करने के बाद मेरा फिजिकल बॉडी और भी मजबूत होगा। और उस 5th ऑर्डर डीमन कोर के बारे में, उसे निगलने के बाद डेफिनेटली लेवल 4 पर पहुंच जाऊंगा। तभी आसपास की शैडोज से सैकड़ों डीमन बीस्ट्स निकले। 80 से ज्यादा 1st ऑर्डर बीस्ट्स, 10 2nd ऑर्डर बीस्ट्स और कुछ 3rd ऑर्डर वाले प्रकट हुए। जाहिर था ये टर्टल के पूर्व सबॉर्डिनेट्स थे, लेकिन अभी तक उनका इंटेंशन क्लियर नहीं था। हम दोनों ने बैटल के लिए ब्रेस किया, लेकिन इन 100 बीस्ट्स को मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैं अब 3rd ऑर्डर बीस्ट हूं। अगर खुद को पुश करूं, प्रैक्टिकली 4th ऑर्डर हूं। अचानक हर एक बीस्ट जमीन पर गिर पड़ा और एक लो रिदमिक आवाज यूनिजन में निकाली। ये बीस्ट्स इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें मुझसे भागना नहीं पड़ेगा। बाहर से मैं डिग्निफाइड और मेजेस्टिक दिख रहा था, लेकिन अंदर से पहली बार बॉस होने की खुशी से थ्रिल्ड था। इससे पहले कि प्रोसेस कर पाता, मॉन्स्टर्स सब तरह की चीजें मेरी तरफ धकेलने लगे। सेंचुरी ओल्ड हर्ब्स के ढेर लाए, गोल्ड ज्वेलरी और हर रंग के ग्लोइंग जेमस्टोन्स। ट्रिब्यूट मेरे लिए? मैंने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। इन लोगों में कुछ कॉमन सेंस है। सब नहीं लिया, कुछ मेडिसिनल हर्ब्स चुने और बाकी उनकी लॉयल्टी जीतने के लिए ब्राइब के रूप में छोड़ दिया। मेरी बेनेवोलेंस देखकर मॉन्स्टर्स और भी एक्साइटेड हो गए। साफ था उन्हें लग रहा था उनका नया किंग एक अच्छा सांप है। मेरे साथ रहो, जब तक मेरे पास मांस का एक बाइट है, तुम्हें कम से कम सूप का एक सिप मिलेगा। जब मैं अपना नया टेरिटरी इंस्पेक्ट करने की तैयारी कर रहा था, पीछे से एक आवाज आई। ल्यू पेट इतना भरा था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, फिर भी उसने डीमन कोर मेरी तरफ बढ़ाया। मैं रिफ्यूज नहीं करना चाहता था।
तो कोर वापस उसके मुंह की तरफ नच किया, बजाय इसके कि वो खा ले। रुको, क्या वो मुझे हैंड फीड करने की कोशिश कर रही है? मैं अभी सोच क्या रहा हूं? लियो को पता नहीं था मेरे मन में क्या था, तो बस शोल्डर्स श्रक किए और एक गल्प में कोर निगल लिया। मैंने टंग क्लिक किया, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। उसके सिर में इम्प्योर थॉट्स ही भरे हैं। 2 स्नेक्स उलझे हुए, ये मेंटल इमेज वे टू शॉकिंग है। नहीं हो सकता, वो अभी 2nd रैंक बीस्ट है और ये 5th रैंक कोर उसने निगला है। वो फाइनली अपनी कंफ्यूजन से बाहर आई और एहसास हुआ कि वो फेटल मिस्टेक कर चुकी है। तुरंत कल्टिवेशन टेक्निक्स एक्टिवेट की, डेस्परेटली उस मैसिव सर्ज ऑफ पावर को डिवावर करने की कोशिश की, लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा थी। जमीन पर रोलिंग करने लगी जबकि उसकी ग्रीन स्केल्स बर्निंग रेड हो गईं। ये ठीक नहीं है, उसकी मदद करनी होगी। उसका शरीर आयरन क्लैड टर्टल की तरह स्टिफ था, लेकिन मेरे टच से फाइनली सॉफ्टन होने लगा। अब उसकी कल्टिवेशन गाइड करनी होगी ताकि ये परवर्टेड स्नेक जितनी ज्यादा हो सके डिमोनिक पावर अब्सॉर्ब करे। मैंने अपनी एनर्जी ल्यू में सर्च करी, पावर को उसके मेरिडियंस में सर्कुलेट करने के लिए फोर्स किया जब तक उसकी कल्टिवेशन स्काई रॉकेट नहीं हो गई। मैं 3rd रैंक तक पहुंच गई। लियू रुइयन ने इंटरनली स्क्रीम किया, एक्साइटमेंट से दिल तेज धड़कने लगा। वो 5th रैंक कोर ने लगभग उसे मार ही दिया था, लेकिन उसे स्ट्रेट 3rd रैंक के लेट स्टेजेस में पुश कर दिया। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही मेरे शरीर से डिमोनिक ओरा की एक मैसिव वेव उसके बिल्कुल पास फटी। 4th रैंक और अभी भी क्लाइंबिंग। ये किस तरह का मॉन्स्टर है? किसका रीइंकार्नेशन है? लियू रुइयन की एक्साइटमेंट गायब हुई। ऑ ने उसकी जगह ली जबकि मेरी ऑरा 4th रैंक के पीक पर स्टेबलाइज हुई, डेंस और टेरिफाइंग। मैंने इंस्टिंक्टिवली बोलने की कोशिश की, लेकिन गले की बोन ने रोका। तभी एहसास हुआ, अब फाइनली वोकल कॉर्ड्स रिफाइन करना शुरू कर सकता हूं। रिफाइन होने के बाद बोल सकूंगा। इतने लंबे समय से कम्युनिकेट ना कर पाना सफोकेटिंग रहा है। मैं पहले से 4th रैंक पर हूं, एक भी पिल या रिसोर्स यूज किए बिना। क्या वो स्लॉटर का पाथ फॉलो कर रहा है? दूसरों के ब्लड और किलिंग इंटेंट को अब्सॉर्ब करके स्ट्रांग होता है? लू रुइयन अपनी फैंटेसीज में खोई थी, कन्विंस्ड हो गई थी कि मैं कोई एंशिएंट ओवरलॉर्ड ऑफ डेथ हूं जो बस एग्जिस्ट करके एडवांस करता है। रुको, हल्का फील हो रहा है। शरीर वेटलेस है, पहले से कहीं ज्यादा हल्का। मैंने डिमोनिक पावर एक्टिवेट की। अगले सेकंड में मेरा मैसिव पाइथन बॉडी एक्चुअली जमीन से लिफ्ट होकर स्काई में सोर कर गया। थोड़े ही समय के लिए एयरबॉर्न रह सकता हूं, लेकिन शुरुआत तो है। 5th या 6th रैंक तक क्लाउड्स मेरे होंगे। सेंसेशन स्ट्रेंज था। शरीर को लग रहा था जैसे वॉक कर रहा हूं, लेकिन आंखें दुनिया को ऊपर से देख रही थीं। और प्रैक्टिस चाहिए। 4th रैंक पर फ्लाइट, वो सच में कोई रीइंकार्नेशन है। नॉर्मली कम से कम रैंक 5 चाहिए फ्लाइट का सपना देखने के लिए। लू रुइयन समझ गई, एक बार जब वो 4th रैंक पहुंचेगी वो भी फ्लाई कर सकेगी। द मोमेंट मैंने लैंड किया एक डिस्कवरी हुई। मैं फ्लाई कर सकता हूं और फाइनली हायोइड बोन रिफाइन कर सकता हूं। अगर मेरी थियरी सही है, रैंक्स 4 through 6 एक मैसिव कल्टिवेशन स्टेज बनाते हैं। पहले वोकल कॉर्ड्स पर फोकस करना होगा ताकि बोलना शुरू कर सकूं। स्पिरिचुअल एनर्जी को इग्नोर किया और पूरी तरह थ्रोट की मसल्स पर फोकस किया। लू रुइयन ने मुझे स्पिरिचुअल ऑल्टर की तरफ बिना एक पल पीछे देखे जाते देखा। ड्रैगन क्लैन की मेंबर होने के नाते वर्म की तरह जमीन पर रेंगने का ख्याल उसे घृणा दिलाता था। उसने खुद से विस्पर किया, कोई बात नहीं, बस और मेहनत करनी होगी। वो 4th रैंक से ज्यादा दूर नहीं और उस तक जल्द से जल्द पहुंचने की डेस्परेट जरूरत थी। लू रुइयन ने दांत पीसे, आंखों में आग भरी हुई थी जबकि वो फ्रैंटिकली एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगी। मैंने उसे देखा और सेटिस्फैक्शन की एक सर्च फील की। वो परफेक्ट लिटिल वर्क भी है। मैंने अभी तक एक ऑर्डर भी नहीं दिया और वो पहले से खुद को लिमिट तक पुश कर रही है। दिन गुजरते गए। आखिरकार मैंने अपने रफ थ्रोट से एक साउंड फोर्स करके निकाली। लू रुइयन कल्टिवेशन से स्नैप होकर बाहर आई, उस स्ट्रेंज नॉइज से स्टार्टल्ड। मैंने उसकी तरफ हेड घुमाया और वो ग्रीटिंग दी जिसकी इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा था। क्या ये छोटा ब्रैट एक्चुअली मुझे ग्रीट कर रहा है? उसने वंडर किया, मेरी स्पिरिट से इंप्रेस्ड हुई। मन में खुद से हम करते हुए सोचा, अच्छा, सर्वेंट को हमेशा पहले बोलना चाहिए। उसने चेहरा कोल्ड और डिस्टेंट रखा, लेकिन अंदर से इनक्रेडिबली स्मग फील कर रही थी। मैंने उसके एरोगेंट थॉट्स इग्नोर किए और बोला, नमस्कार, मेरा नाम सू जिन लॉन्ग है। सू जिन लॉन्ग, ये याद रखूंगी, उसने सोचा, लेकिन मेरे लिए तुम अभी भी बस एक ब्रैट हो। लू रुइयन ने कोल्डली हेड नॉड किया, सिग्नल दिया कि समझ गई, हालांकि इनर वॉइस पहले जितनी ही एरोगेंट थी। मैंने रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखते हुए कहा, आशा है आगे हम साथ मिलकर महान दाव तक पहुंचने में एक दूसरे की मदद करेंगे। चूंकि तुमने प्रपोज किया, मेरे पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। उसने सोचा जैसे वो मुझ पर एहसान कर रही हो। हालांकि जानती थी मैं उसके थॉट्स नहीं सुन सकता, फिर भी मन में जवाब दिया और एक स्टिफ नॉड दिया। मैंने सोचा, यार ये कितनी कोल्ड है। लेकिन ठीक उसी मोमेंट कई पावरफुल ऑराज दूर से तेजी से अप्रोचिंग फील हुई। सीनियर ब्रदर, यही स्पिरिट सीक्रेट रीजन होगा ना? वो ट्रेजर किसी भी दिन हैच होने वाला है। आसमान में कई डाओइस्ट रोब्स पहने फिगर्स कन्वर्ज होकर साथ फ्लाई करने लगे।
हाँ, मेरे अंकल ने इस ब्लेसेड लैंड को एक सदी पहले डिस्कवर किया था, लेकिन ट्रेजर अभी राइप नहीं था, इसलिए छोड़ दिया। उन्हें लीड करने वाले मिडिल एज्ड मैन ने एक सुपीरियर स्मर्क लिया, रीजन से लीक होती मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस करते हुए। मास्टर सही कह रहे हैं, ग्रैंड मास्टर का गुजर जाना अनफॉर्चुनेट है, बस कुछ साल और होते तो ये देख लेते। लीडर क्लियरली सबसे स्ट्रांग था, एक ही फ्लाइंग स्वॉर्ड पर 3 और लोगों को कैरी कर रहा था। लीडर की आंखों में एक प्लेफुल ग्लिंट चमका, ग्रुप को ट्रेजर की लोकेशन की तरफ फास्टर मूव करने के लिए अर्ज किया। ग्रुप में लीडर था, एक आउटर कोर्ट एल्डर और ट्रेनिंग के लिए साथ लाए गए 2 इनर कोर्ट डिसाइपल्स। लीडर को पास में एक 5th रैंक डिमोनिक बीस्ट याद था, लेकिन कॉन्फिडेंट था कि वो चारों उसे हैंडल कर सकते हैं। मास्टर, 1 महीने में एक 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट मेडिसिन प्रकट होगी, क्या हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए? लीड डिसाइपल ने पूछा। भले ही जीत ना सकें, क्या पीक लेवल स्पिरिट गाइड एक्सपर्ट्स और अर्ली स्टेज मास्टर्स को देखने नहीं जाना चाहिए? मास्टर ने जवाब दिया, तुम दोनों को 2 स्पॉट्स दूंगा, जाके पीक लेवल क्लैश ऑब्जर्व करो। आउटर कोर्ट एल्डर हंसा, जानता था कि सेक्ट अपने ट्रू डिसाइपल्स को एक्चुअली लड़ने भेजेगा। निराश मत होना, तुम टॉप टियर जीनियसेस नहीं हो, लेकिन हमारे सेक्ट का कोर टैलेंट जरूर हो। इनर कोर्ट एल्डर ने उनके स्पिरिट्स हाई रखने की कोशिश की। सिर्फ 20 साल की उम्र में स्पिरिट गाइड की मिड स्टेज पर पहुंच गए। थैंक यू मास्टर, हम निराश नहीं करेंगे, डिसाइपल्स ने जवाब दिया। उनकी आंखें किसी ट्रू पीक लेवल क्लैश को विटनेस करने की डिजायर से जल रही थीं। उनकी कॉन्वर्सेशन मेरे कानों तक पहुंची। जाओ के रूप में मेरी सुनने और फिजिकल सेंसेस की शक्ति इनक्रेडिबल है, सैकड़ों मीटर्स दूर से भी। 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट मेडिसिन, इंटरेस्टिंग। उनमें से एक स्नैच करके एग्जैक्टली पता लगाना होगा कि ये क्या है। अगर 100 साल की मेडिसिन मेरा ब्लड लाइन बूस्ट कर सकती है, तो 1000 साल की मेडिसिन की पावर की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। गेन्स मैसिव होंगे। लू रुइयन अभी ऑल्टर पर कल्टिवेट कर रही थी। मैं चुपके से पानी से बाहर शोर पर आया, अपनी ब्रेथ सप्रेस की ताकि कॉमन बीस्ट जैसा लगूं। उन्होंने कहा था कि वो ऑल्टर पर मेडिसिन के लिए आ रहे हैं, तो मैं बस यहीं उनका इंतजार करूंगा। कुछ ही सेकेंड्स में चारों कल्टिवेटर्स उतरे। इनर कोर्ट एल्डर पहले काम था, लेकिन जब रिवर बैंक पर मेरी जाओ ऑरा सेंस की, उसका चेहरा शॉक से ट्विस्ट हो गया। मास्टर, ये रैंक 3 बीस्ट है, क्या इसे मार दें? मैं इसे पेट के रूप में रखना चाहता हूं। दोनों डिसाइपल जोर से और बेशर्मी से प्लान बनाने लगे। मरना तो होगा, इसने स्पिरिट मेडिसिन खाकर यहां तक इवॉल्व किया है। अगर अभी एक्ट नहीं किया तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एल्डर का चेहरा रेज से डार्क हो गया, एक मियर बीस्ट के 100 साल के ट्रेजर को डिवावर करने का ख्याल। वो चारों जल्दी नहीं किए, मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पहले से उनकी हथेली में रखा ट्रॉफी हूं। तुम दोनों जाओ, एल्डर ने दांत पीसते हुए कमांड किया। इस बीस्ट से 1000 ईयर मेडिसिन हंट की प्रैक्टिस करो। साफ था कि मुझ पर खुद अटैक करना उसकी लेवल से नीचे था। वो मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट था। उसके लिए मैं बस एक सिंपल टारगेट था, किसी मास्टर की एफर्ट के लायक नहीं। मैंने उन्हें देखा और सोचा, जाओ मेरे सामने ओपनली प्लान करते रहो। मैं परफेक्टली स्टिल रहा, सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था स्नीक अटैक लॉन्च करने के लिए और उनकी एरोगेंस जड़ से उखाड़ने के लिए। जैसा कहते हैं, अगर खरपतवार की जड़ नहीं काटी, स्प्रिंग की हवा उसे फिर जीवित कर देगी। मास्टर, हम डीमन स्नीक की स्किन उतारेंगे और उसका ब्लड ड्रेन करेंगे, डिसाइपल्स ने हाथ मलते हुए ब्लड थर्स्टी एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाया। बीस्ट पहले से रैंक 3 पर है, जबकि ये दोनों सिर्फ सेकंड लेवल पर। 1-on-1 में इनका कोई चांस नहीं, लेकिन 2 मिलकर नतीजा अनसर्टन है। खासकर उनके मास्टर के बैकअप के साथ वो इनविंसिबल फील कर रहे थे। एल्डर ने उन्हें मेरा डीमन कोर और एसेंस ब्लड कल्टिवेशन बूस्ट के लिए प्रॉमिस किया। डिसाइपल्स का डर न देखकर इनर कोर्ट एल्डर का ग्रिम एक्सप्रेशन फाइनली सॉफ्ट हुआ। दोनों यंग मैन फ्लाइंग स्वॉर्ड से कूदे, कमर से लॉन्ग ब्लेड्स निकाले, स्ट्रेट मेरी तरफ चार्ज किए, नंबर्स से ओवरवेल्म करने का प्लान। मैंने आंखें नैरो की जैसे वो पास आए। कोर में इंटरनल फोर्स को बिल्कुल चुपचाप सर्कुलेट किया, पूरी स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेट की, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा था। सीनियर डिसाइपल ने एक कोल्ड शाउट निकाला, उसका चेहरा ब्लेटेंट मर्डरस इंटेंट से ट्विस्टेड था। लेकिन अगले सेकंड में जो इजी हंट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो कंप्लीटली फ्लिप हो गया। मैंने हिस किया, जबकि पावर सर्ज हुई। कोर में इंटरनल फोर्स बाहर गेल की तरह एक्सप्लोड हुई। लैंड करने से पहले ही मैं उनसे मिलने के लिए आगे स्लिधर कर चुका था। मुझे माउथ भी नहीं खोलना पड़ा। मेरे शरीर से रेडिएट होती रॉ फोर्स काफी थी। रैंक 3 पर मेरी इंटरनल एनर्जी फाइनली फिजिकल फॉर्म के बाहर मैनिफेस्ट हो सकती है। कॉम्बैट में ये पहली बार यूज हो रही थी और ये 2 प्योर व्हाइट एनर्जी विप्स के रूप में मैनिफेस्ट हुई। वार इतना फास्ट था कि नंगी आंखों से दिखा भी नहीं। दोनों कल्टिवेटर्स चिल्लाते हुए अपनी स्वॉर्ड्स गिरा दिए और मेरी एनर्जी विप्स उनकी गर्दनों के चारों तरफ कॉइल हो गईं। मैंने इंस्टेंटली ग्रिप टाइट किया और हवा में हड्डियां स्नैप होने की सिकनिंग क्रैक गूंजी। उनके सिर गर्दनों पर बस एक पतली स्किन की परत से टिके रहे। उसने उस डिसाइपल को 20 साल पाला था और वो 1 सेकंड में मर गया। इनर कोर्ट एल्डर इंडिग्नेंट से बाहर था।
वो मेरी जान पेमेंट के रूप में चाहता था। वो और आउटर सेक्ट एल्डर मिलकर अपने फॉलन किन का बदला लेने मेरी तरफ चार्ज किए। सच में सोचते हैं मुझे मार सकते हैं? क्या लगता है मैं बस खड़ा रहूंगा और सहूंगा? जैसे दोनों बचे हुए इंसानों ने अपना डेस्परेट ऑफेंसिव लॉन्च किया, मैं फ्लिंच नहीं किया। मैं काम प्रिसिजन के साथ मूव किया। मेरी मैसिव बॉडी बिना जरा भी हेस्ट के शिफ्ट हुई। डिमोनिक बीस्ट्स की फ्लैश नेचुरली पावरफुल होती है, लेकिन मेरी एक अलग ही लेवल पर है। ड्रैगन स्नेक ब्लड लाइन मेरे अंदर फ्लो करती है। उनकी किलिंग इंटेंट का मतलब कुछ नहीं था। उनके ट्विन अटैक्स मुझ पर स्लैम हुए, एक मैसिव शॉकवेव ट्रिगर करते हुए। एक इंस्टेंट में मेरी पूरी फॉर्म व्हाइट मिस्ट के एक थिक क्लाउड में स्वॉलो हो गई। मरो, मेरा डिसाइपल वापस दो। इनर कोट एल्डर रोड, उसकी आवाज रेज से हॉर्स थी। वो आगे लंच किया, मुझे 1000 टुकड़ों में ब्लो करके मेरी हड्डियां बिखेरने का इरादा रखता था। बस इतना? तुम मुझे एक मियर एनिमल समझते हो, लेकिन तुम मुझसे कोई बेहतर नहीं हो। मिस्ट छटी और पता चला मैं कंप्लीटली अनस्केथ्ड था। मेरी स्केल आर्मर दोपहर के सूरज में ब्रिलियंटली शिमर कर रही थी। हमारे बीच की डिस्टेंस लगभग कुछ भी नहीं रह गई थी। यही मेरा प्लान था। मैंने अपना काउंटर अटैक रश नहीं किया था, क्योंकि मुझे उन्हें क्लोज क्वार्टर्स रेंज में चाहिए था। रेंज्ड अटैक्स बस दिखावे के लिए होते हैं, असली पावर फिजिकल स्ट्राइक में है। मैंने अपनी बॉडी को एक डिवाइन ड्रैगन की तरह कॉइल किया और एल्डर की प्यूपल्स फियर से अचानक कॉन्ट्रैक्ट हो गईं। उसे बहुत देर से रियलाइज हुआ कि मेरे इतने करीब होना डेथ सेंटेंस था। उसने अपने पार्टनर को हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन जैसे वर्ड्स उसके मुंह से निकले, उसका भाई कहीं नहीं था। उसके पीछे का जूनियर पहले ही भाग चुका था, आसमान में लाइट की एक स्ट्रीक की तरह हड़बड़ी में। मैंने सोचा, ओपनिंग के लिए शुक्रिया। डिस्टेंस वैनिश हुई और एल्डर का रिट्रीट मेरी ड्रैगन टंग से कहीं ज्यादा स्लो था। जिस मोमेंट मैंने कंस्ट्रिक्ट करना शुरू किया, एल्डर की पावर एक डेस्परेट फाइनल बर्स्ट में इरप्ट हुई। कंट्रोल खोते हुए उसका चेहरा डीप क्रिम्सन हो गया। पीछे गिरता हुआ वो टंग को अपने से हटाने की कोशिश कर रहा था, जो उसके चारों तरफ रैप्ड थी। उसने मसल को अपनी गर्दन से टीयर अवे करने की कोशिश की, लेकिन पाया मेरा शरीर एंशिएंट आयन जैसा अनयील्डिंग था। मैं एक माउंटेन की तरह इमूवेबल था। डैम इट! यही आखिरी थॉट था जो एल्डर के मन में आई। उसने आंखें बंद कर लीं जब मैंने उसकी जान स्ट्रैंगल करी। मेरी स्टिकी टंग अपना लीथल ग्रिप टाइट करती रही। हवा में हड्डियां शैटर होने की सिकनिंग साउंड गूंजी, और मुझे पता था दूसरे को एस्केप नहीं करने दे सकता। अगर वीड्स को रूट से नहीं उखाड़ा, स्प्रिंग ब्रीज उन्हें फिर से जीवित कर देगी। अगर वो इनर कोट एल्डर दूरी बनाए रखता तो वो एक डिफिकल्ट अपोनेंट होता, लेकिन चूंकि मैंने उसे क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में ल्योर किया, ये टोटल मैसेकर था। मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ खेला और उसकी वीकनेसेस पर स्ट्राइक किया। फिर आखिरकार मैंने कॉर्प्स छोड़ा। बॉडी पल्प में क्रश हो चुकी थी, और एक बार यकीन हो गया कि वो मर चुका है, मैंने चेज में पूरी स्ट्रेंथ लगा दी। आउटर सेक्ट एल्डर पर्टिकुलरली स्ट्रांग नहीं था, उसकी कल्टीवेशन अर्ली स्टेजेस में थी। इस वर्ल्ड के टर्म्स में वो रैंक 4 था, और मैंने बॉडी को एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश किया डिस्टेंस क्लोज करने के लिए। मेरी मैसिव फ्रेम ने एयर करंट्स को चीरते हुए जमीन पर अपने प्रे की तरफ लंच किया। मैंने एक लो गटरल रोर निकाली, तुम कहीं नहीं जाओगे। पलक झपकते मैंने उसे पकड़ लिया, बॉडी को उसके चारों तरफ कॉइल करते हुए ये इंश्योर करने के लिए कि कोई और सरप्राइजेज ना हो। मैंने अपनी मैसिव बॉडी से उसे कॉइल किया, अभी क्रश किए बिना फर्म होल्ड करते हुए। वो रिलीज के लिए विनती करने लगा, लेकिन मैंने डिमांड किया, 1000 साल की स्पिरिचुअल मेडिसिन के बारे में बताओ। मेरी स्केल्स हर तरफ से आउटर सेक्ट एल्डर के खिलाफ प्रेस कर रही थीं, जैसे मैंने होल्ड टाइट किया। मेरा सिर, जो एक कार के फ्रंट जितना बड़ा था, उसके फेस से इंचों की दूरी पर था, जब तक उसने मेरी बर्निंग ब्रेथ फील नहीं की। बताऊंगा, बस मारो मत। मुझे एल्डर बनने में इतना वक्त लगा। मैं कभी तुम्हें डेड नहीं चाहता था। एल्डर सच में टेरर में खुद को पिस कर रहा था। उसके होंठ पेल हो गए, जैसे वो हार्ट अटैक के किनारे पर था। मैंने उसे हिस किया, नॉनसेंस छोड़ो और टू द पॉइंट आओ। उस 1000 साल की स्पिरिचुअल मेडिसिन का क्या सिचुएशन है? मैंने पूछा। मेरी आंखें फेरोसिटी से बर्निंग थी। मेरी आवाज में एक ड्रैगन की लो डेफिनिंग रंबल थी, जिसने उसे सोल तक हिला दिया। ये एक ट्रायल है, बांचिंग प्रोवेंच के बाहर अभी अभी खुला है, क्योंकि 1000 साल की मेडिसिन उत्पन्न हुई है। 1 महीने में मेजर सेक्ट्स अपने डिसाइपल्स को रिमोट वाइल्ड्स में भेजेंगे कम्पीट करने के लिए। सेक्ट्स सेंट्रल जोन को अपने यंग जीनियसेस को पॉलिश करने के लिए हंटिंग ग्राउंड की तरह यूज कर रहे हैं। आउटर सेक्ट एल्डर एक पैथेटिक बॉल में कर्ल हो गया, उसका पूरा फ्रेम अनकंट्रोलेबली शेक कर रहा था। मेरे साइज के डेमोनिक बीस्ट के फेस टू फेस होने से वो अटरली टेरिफाइड था। तुम्हारे पास मैप है? मैंने पूछा, जानते हुए कि ये रेयर अपॉर्चुनिटी खुद के लिए सीज करनी होगी। अगर 100 साल का ड्रैगन ब्लड फ्रूट पावरफुल था, तो 1000 साल की मेडिसिन की पोटेंसी ख्यालात से परे थी। एल्डर ने अपने स्टोरेज रिंग में मैप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मेरी कॉइल्स उसके लिए मूव करने के लिए बहुत टाइट थीं।
मेरी रिंग में है, प्लीज पूरी रिंग दे दूंगा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस एक गटरल रोर निकाली जिसने उसे लगभग जान से डरा दिया। बस थोड़ा लूज करो, वो विम्पर किया, और अभी हैंड ओवर कर दूंगा। मैंने कॉइल्स को बस इतना लूज किया कि वो इंसान अपने आर्म्स मूव कर सके और मैप तक पहुंच सके। एल्डर ने रिंग उंगली से निकाली और हैंड ओवर कर दी। आर्टिफैक्ट की स्पिरिचुअल लाइट डिम हुई जैसे उसने मेंटल लिंक रिलीज किया। उसने मैप निकाला। इस तरह का स्टोरेज रिंग कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, सिर्फ सेक्ट एल्डर्स और इनर डिसाइपल्स के लिए रिजर्व्ड है। स्टोरेज रिंग हैंडल करना ट्रिकी हो सकता है, मोस्टली इसलिए क्योंकि एक को रिफाइन करने की डिफिकल्टी इनक्रेडिबली हाई है। कॉस्ट स्टीप है लेकिन यूज ईजी है क्योंकि हजारों साल की कल्टीवेशन हिस्ट्री ने प्रोसेस को परफेक्ट कर दिया है। बस ब्लड की एक ड्रॉप रिंग को नए मास्टर को रिकॉग्नाइज करने और सोल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए काफी है। वंस बाउंड, मैं स्पेशल पॉकेट में स्टोर्ड आइटम्स को बस एक सिंगल थॉट से चेक कर सकता था। ये पर्टिकुलर रिंग एक लो लेवल मॉडल था जिसमें बस लगभग 5 स्क्वायर मीटर्स का स्पेस था। ये मैप है, वो स्टैमर किया, और ये प्रोविंस माउंटेन्स में हमारी करंट लोकेशन है। ट्रेम्बलिंग हैंड से एल्डर ने 1 मीटर वाइड मैप अनफर्ल किया और पॉइंट किया कि ट्रायल कहां होगा। उसने 1000 साल की स्पिरिचुअल मेडिसिन की लोकेशन क्लियरली मार्क करी और मैं अपना मूव कैलकुलेट करने लगा। वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और क्या मैं सिंपली अराइव होते ही मेडिसिन सीज कर सकता हूं? मैं अभी तक इस वर्ल्ड का लेआउट नहीं जानता था, इसलिए मैंने उसे हर डिटेल पर थॉरोली क्वेश्चन किया। 1 महीने का वक्त लगेगा, उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे साइज का डिमोनिक बीस्ट भीड़ से बचने के लिए लॉन्ग वे अराउंड लेना होगा। इससे मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया, मैं फाइनली ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने में कितना और वक्त लगेगा? मैं जानना चाहता था कि वो स्टेज कब आएगी। उम्मीद थी अपॉर्चुनिटी जल्दी राइपन हो। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अनुसार सिर्फ 9th रैंक के ग्रेट डीमंस ही ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं, एल्डर ने विस्पर किया। वो रोने वाला लग रहा था मेरे कोल्ड एंड मूविंग सर्पेंट फेस और अपैरेंट इग्नोरेंस से। टेरिफाइड। 9th रैंक? ये उम्मीद से ज्यादा दूर था, लेकिन अनएक्सेप्टेबल नहीं था, चूंकि मैं पहले से लेवल 4 पर था। इसका मतलब बस इवॉल्व करते रहो और सोल को स्ट्रेंथन करो उस पीक तक पहुंचने के लिए। 5 रैंक्स बाकी हैं। मैंने फाइनली वो सब समझ लिया जो जानना था। उसके ठीक बाद मुझे दाजा डायनेस्टी के शासन वाले कॉन्टिनेंट की करंट स्टेट की बेटर ग्रास्प हुई। ये जमीन कुसु कहलाती है, एक वास्ट और मैसिव टेरिटरी जहां इस एल्डर के सेक्ट की वांचिंग प्रोविंस में हाई रैंक है। उनका सेक्ट मास्टर कोर्ट रियान के पीक पर है, लेकिन स्पेसिफिक्स मैटर नहीं करते। इस आदमी को क्विक डेथ देने का वक्त था। मैंने उसके सिर और पैरों के चारों तरफ कॉइल्स टाइट करी, उसे ठंडे से नीचे देखते हुए जब वो जान की भीख मांग रहा था। उसे मौका नहीं मिला। मैंने उसे इंस्टेंटली क्रश कर दिया और उसकी बॉडी मेरे मैसिव वेट के नीचे शैटर हो गई। जब मैंने छोड़ा, वो फॉरेस्ट फ्लोर पर टूटी हड्डियों और मिट्टी के एक ढेर के अलावा कुछ नहीं था। वांचिंग प्रोविंस के बाहर एक सीक्रेट रियाल्म है और मुझे खुद देखना होगा। मुझे वो 1000 साल की स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैंने आंखें नैरो करी और अपने ब्लड की एक ड्रॉप स्टोरेज रिंग पर फोर्स करी। रिंग ने इसे कंप्लीटली अब्जॉर्ब किया और मास्टरलेस होने की तुलना में कहीं ज्यादा ब्राइट लाइट के साथ फ्लैश करी। क्लियर था कि अब मैं न्यू ओनर था, इसलिए मैंने 1 सेकंड बर्बाद नहीं किया और उड़ान भरी। मैं उसी रास्ते वापस उड़ा, अपना पाथ रिट्रेस करते हुए स्पिरिचुअल स्प्रिंग तक पहुंचा। अंदर लू रायन अभी की अपनी कल्टीवेशन में डीपली इमर्स थी, पूरी तरह प्रोसेस में खोई हुई। मैं उसके पास आया और उसे उसकी मेडिटेटिव स्टेट से बाहर फोर्स किया, उसे तुरंत रोकते हुए। उसने शॉक से मुझे देखा, रियलाइजिंग कि मैंने एक्चुअली एक एम्प्रेस की ट्रेनिंग इंटरप्ट करी है। वो रेट से एक्सप्लोड होने वाली थी, लेकिन उसने एक मोमेंट के लिए अपनी डिस्गस्ट सप्रेस करी। 1000 साल की स्पिरिचुअल मेडिसिन ब्लूम होने वाली है और हम साथ मिलकर उसे लेने जाएंगे। पहले जो ड्रैगन फ्रूट उसने लिया था बस 100 साल पुरानी थी, ये 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगी। मैंने मैप निकाला और उसके सामने रख दिया और उसकी आंखें लिटअप हो गईं। हम जाएंगे। ये ध्यान में रखना था कि लोकल पावर स्ट्रक्चर स्ट्रिक्ट थी, लेकिन किस्मत आजमानी होगी। लू रायन फ्यूरियस थी जब तक उसने मिरेकल मेडिसिन के बारे में नहीं सुना। अचानक उसने डिसाइड किया कि मेरी इंटरप्शन फॉरगिवेबल है और प्लान फीजिबल है। उसने ईगरली सिर हिलाया। अभी चलते हैं, वरना सीक्रेट रियाल्म का ओपनिंग मिस हो जाएगा। मैं इंटरनली स्नॉट किए बिना नहीं रह पाया कि इस औरत का एटीट्यूड कितनी जल्दी बदला। 1000 साल की स्पिरिचुअल मेडिसिन का जिक्र ही स्विच फ्लिप करने के लिए काफी था। उसने कैलकुलेट किया कि ऐसे प्राइस के साथ वो फाइनली 5th रैंक तक असेंड कर सकती है। पिछली जिंदगी में उसने इन आइटम्स पर आंख नहीं झपकाई होती, लेकिन अब वो प्राइसलेस थे। वो डिटर्मिन्ड थी इन्हें सीज करने और ये अपॉर्चुनिटी स्लिप नहीं होने देगी। यही था। हम टेक ऑफ हुए, पानी का एक मैसिव स्प्रे किक करते हुए सीधे सिटी प्रीफेक्चर की तरफ। ट्रैवल करते करते वक्त उड़ता गया और पलक झपकते लगभग 1 महीना बीत गया। हम वांचिंग के बाहर एक स्मॉल टाउन पर पहुंचे, जहां हर इन पूरी तरह पैक्ड था।
गलियां उन पावरफुल कल्टीवेटर्स से क्रॉलिंग थी जो नॉर्मली ढूंढना इम्पॉसिबल था। जैसे ही मेडिसिन के जन्म की खबर लीक हुई, लोकल्स सब रीलोकेशन मनी लेकर भाग गए। वॉन्चिंग प्रीफेक्चर में नॉर्मली 1000 कल्टीवेटर्स रहते थे, लेकिन अब हर तरफ से लोग उमड़ रहे थे। इस छोटे टाउन में हजारों वॉरियर्स इकट्ठे थे, उस मोमेंट का इंतजार करते जब स्ट्राइक करना हो। मेजर सेक्ट्स और नोबल फैमिलीज ने कैंप लगा रखे थे और रातों रात नए इन्स खुल रहे थे। स्ट्रीट वेंडर्स इलाके में स्वॉर्म कर गए थे, प्रॉफिट करने के मैसिव अपॉर्चुनिटी को सेंस करते। ट्रायल शुरू होने वाली थी और ग्रेट फैमिलीज के हर एलीट टैलेंट पहले ही यहां थे। जगह बजिंग थी, लेकिन मैं उस 1000 साल की स्पिरिचुअल मेडिसिन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। ये वॉन्चिंग के थीफ की थी, तो न्यूज स्प्रेड करके आउटसाइडर्स को पीस ग्रैब करने क्यों दिया? माइजर की तरह होर्ड करने के बजाय सिटी लॉर्ड ने जेनरस होने का डिसाइड किया। वो दूसरों को कंपीट करने के लिए ल्योर करना चाहता था, हाथ पीठ पर बांधे काम स्माइल के साथ खड़ा। उसने कुछ फॉर्मल प्लेजेंट्रीज से शुरुआत की, लेकिन 1 सेकंड बाद उसका टोन बदल गया। शुक्रिया, उसने कहा, भीड़ को एक्नॉलेज करते हुए। आने के लिए सबका शुक्रिया। उसने अनाउंस किया कि 30 से कम का कोई भी यूथ ट्रायल में एंटर कर सकता है टॉप स्पॉट के लिए कंपीट करने। अगर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का कोई जीनियस जीता, वो खुशी से ट्रेजर गिफ्ट करेगा। उसे लगा कि एक राइजिंग स्टार और उनके सेक्ट के साथ ब्रिज बनाना उस पिल से ज्यादा वर्थ था। स्पीच खत्म करके सिटी लॉर्ड ने एक बूमिंग हॉलो लाफ निकाला। मुझे रियलाइज हुआ उसने हर मूव कैलकुलेट किया था। चाहे कोई भी जीते, वो लूज नहीं कर सकता था। यहां तक कि चुप रहे तो भी 1000 साल के ट्रेजर की सेलेस्टियल फिनोमेना उसे गिव अवे कर देती। एक बार वो लाइट्स आसमान में हिट होती, ये बस बच्चों का खेल नहीं रहता। काउंटलेस ओल्ड मॉन्स्टर्स गिद्धों की तरह इस जगह पर डिसेंड करते। सिटी लॉर्ड पावरफुल था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन ट्रू एलीट से लड़ने के लिए हाई इनफ नहीं थी। उसने दशकों तक बेयरली सर्वाइव किया था, बस लेट स्पिरिचुअल सोल स्टेज तक पहुंचने के लिए। वो असली स्ट्रगल में शामिल होने के काबिल नहीं था, इसलिए उसने इसे मैनेज करने का चूज किया। इस दुनिया में डायनेस्टी और सेक्ट फैमिलीज तब तक आंखें मूंद लेती हैं जब तक कैपिटल शांत रहे। मैंने उसे देखा और रियलाइज किया कि ये आदमी कितना कनिंग था। उसके पास हमेशा एक सरप्राइज तैयार रहती थी। कुछ वेल प्लेस्ड वर्ड्स के साथ उसने सिटी लॉर्ड को फ्लैटर किया जब तक वो प्राइड से बीमिंग नहीं हो गया। अचानक दरवाजा खुला और एक फिगर ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ अंदर आया। पिताजी, अब खुश हो? स्टारगेट, डार्क सोल गेट सब आ गए। बर्ली यंग मैन ने अपने पिता पर चिल्लाया, उन्हें डायनेस्टी के सबसे पावरफुल सेक्ट्स के अराइव होने के लिए ब्लेम करते हुए। कुछ इंपीरियल फैक्शंस थे, कुछ एंशिएंट सेक्ट्स, और बिग 6 में से 3 पहले ही यहां थे। सिटी लॉर्ड फ्रीज हो गया। कभी उम्मीद नहीं थी कि एक सिंगल स्पिरिचुअल अर्ब एक साथ 3 एलीट पावर हाउसेस को ल्योर कर लाएगी। काउंटलेस ओल्ड मॉन्स्टर्स और उनके सेलेस्टियल डिसाइपल्स के बीच कंपटीशन एक नाइटमेयर बनती जा रही थी। तो क्या हुआ अगर 3 आए? यहां तक कि अगर सभी 6 आ जाएं, ये ट्रेजर मेरे बेटे का है। लेकिन बोल्ड वर्ड्स के बावजूद सिटी लॉर्ड का चेहरा डार्क हो गया, सिचुएशन की ग्रेविटी रियलाइज करते हुए। उसका बेटा फ्यूमिंग था, फील कर रहा था जैसे वो प्राइज जो उसकी ग्रास्प में था स्लिप होती जा रही है। वरी मत करो, मैंने कुछ दिन पहले अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स खर्च करके तुम्हारे लिए एक स्पेशल पिल ली है। अगर ट्रायल के दौरान चीजें बुरी हो जाएं, इसे इमीडिएटली निगल लो। सिटी लॉर्ड ने स्टर्नली कमांड किया। उसने अपने बेल्ट में हाथ डाला और एक टाइनी पिल निकाली जो फिंगर नेल से बड़ी नहीं थी, और हैंड ओवर की। यंग मैन की आंखें शौक से चौड़ी हो गई कि उसके पिता ने इतनी रेयर मेडिसिन सिक्योर की। आवाज नीची रखो और बच्चों जैसा एक्ट करना बंद करो, सिटी लॉर्ड ने विस्कर किया, बेटे को डिसअपॉइंटमेंट की नजर से देखते हुए। पिताजी, ये कोई फॉरबिडन ड्रग तो नहीं है ना? बस एक स्पिरिचुअल अर्ब के लिए। अगर इसने मेरा पोटेंशियल बर्नआउट किया तो कीमत वर्थ नहीं है। यंग मैन ने हेजिटेशन से चेहरा ट्विस्ट करते हुए कहा। उसे डर था कि कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पिता ने सिर हिलाया। ये फॉरबिडन ड्रग या ब्रेक थ्रू पिल नहीं है, ये एक हाई ग्रेड हीलिंग पिल है जो एक इंस्टेंट में 70% इंजुरीज रिस्टोर कर सकती है, एक फेटल ब्लो को स्क्रैच में बदल देती है। जब तक कोई गॉड का सामना ना हो, ये तुम्हें फाइट में रखेगी। सिटी लॉर्ड ने बेटे को देखा और कहा कि पिल सेफ रखे और बेस्ट की उम्मीद करे। मैंने ऑफिशियल के बेटे को बिना एक वर्ड के पिल लेते देखा, अपने पिता को एज के लिए थैंक यू करते हुए। लड़के ने स्वेयर किया कि वो एक्सपेक्टेशंस मीट करेगा और वो 1000 साल की स्पिरिचुअल अर्ब सिक्योर करेगा, चाहे कुछ भी हो। ये सुनकर कि ये प्रेशियस हीलिंग पिल है, यंग मैन का मूड इंस्टेंटली शिफ्ट हो गया। वो बेहद एक्साइटेड था, ट्रेजर को सेफ कीपिंग के लिए बेल्ट की एक हिडन पॉकेट में रखते हुए। सिटी लॉर्ड ने उसे पैट किया, उसे अपने लिनिएज के फ्यूचर की एकमात्र होप बताते हुए। उसने बेटे को कहा कि इस फाइट से एक्सपीरियंस गेन करे, भले ही लेट सपोर्ट स्टेज तक ना पहुंचे। हर मेजर रेल्म एक मैसिव हर्डल है और पिता बस चाहता था कि वो पीसफुल लाइफ जिए। 95% कल्टिवेटर्स कभी इन बॉटलनेक्स को पार नहीं कर पाते। बेटे ने झुककर डीप बाव किया, दिल ओल्ड आदमी की गाइडेंस के लिए ग्रैटिट्यूड से भरा।
लड़के से निकलती लाइट एनर्जी हाई थी, शोइंग कि उसका रॉ पोटेंशियल फाइनली जाग रहा था। वो पहले से एक मिड स्टेज एक्सपर्ट था और लेट स्टेज तक पहुंचना बस टाइम की बात थी। अगर 100 साल पहले वो पीक तक पहुंच सका तो वो एक रीजनल लेजेंड होता। यंग मैन ने जमीन से सिर लगाकर काउटाव किया, इमोशन से ओवरवेल्म होकर। जब वो अपना फैमिली ड्रामा प्ले आउट कर रहे थे, मैं मीलों दूर विल्डरनेस में मूव कर रहा था। लू रियान और मैंने हजारों रिवर्स और माउंटेन्स क्रॉस करके ये डेसोलेट वेस्टलैंड रीच किया था। हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन के सामने खड़े थे, ट्रायल माउंटेन रेंज। मैंने मैसिव पीक्स को देखा और उसे सॉरी कहा उस रफ ट्रैवल के लिए जो हमने इस महीने एंड्योर किया। यहां तक कि पेरीमीटर से भी मैं शैडोज में लर्क कर रहे कई सपोर्ट स्टेज एक्सपर्ट्स के ऑराज सेंस कर सकता था। वो वल्चर्स की तरह थे, 1000 साल की अर्ब के फाइनली ब्लूम होने तक दिन रात गार्ड कर रहे। लू रियान ने अपने मन में साई किया, सोचते हुए कि उसे अब तक 4th रैंक पर पहुंच जाना चाहिए था। वो 3rd रैंक के पीक पर स्टक थी। उसकी कल्टीवेशन स्पीड धीरे धीरे क्रॉल तक स्लो हो गई। मैंने मन में मुस्कुराया, जानते हुए कि मैं पहले ही उसके दिल में एक जगह कार्व आउट कर चुका हूं। मैं केयरफुली अपनी मॉडेस्ट नोबल जेंटलमैन की इमेज मेंटेन कर रहा था। जैसे हम बात कर रहे थे, मेरी टेल की ग्रिप से एक मिजरेबल प्लीडिंग क्राई एको हुई। मैं एक बर्ड को टाइट होल्ड कर रहा था। ये मेरा अनविलिंग गाइड बन रहा था। मैं इन क्रीचर्स को ओकेजनली कैच करता, ये इंश्योर करने के लिए कि हम वेस्ट में रास्ता न खो दें। मेरा हार्ट जंगल के लॉ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से बहुत पहले हार्डन हो चुका था। एक सिंगल लाइफ मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती थी, इसलिए मैंने उसे क्रश किया और बॉडी को एक तरफ टॉस कर दिया। मैंने लू रियान को एसेंस दी और उसे खाने को कहा ताकि हम साथ मिलकर ह्यूमंस को स्वीप कर सकें। मैंने उसके लिए एक पिल निकाला, बस उसका ट्रस्ट बनाए रखने के लिए इनफ कंसर्न दिखाते हुए। उसने उसे कैंडी की तरह निगल लिया, खुद से कहते हुए कि एक एम्प्रेस के लिए जो उसे चाहिए लेना नेचुरली होता है। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि एक बार पावर वापस मिलने पर उसे एक प्रॉपर बीटिंग देगी, लेकिन अभी के लिए वो थॉट्स बस हवा में कैसल्स थे। उसे लगातार मेरे गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने का ऑकवर्ड वेट फील हो रहा था। इस तरह लेते रहने पर कौन इंडेटेड फील नहीं करेगा। मैंने उससे पूछा कि रात की आड़ में इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए कोई ह्यूमन स्नैच करूं। मैं इस परवर्टेड गर्ल की ओपिनियन चाहता था क्योंकि वो मुझसे ह्यूमंस को बेहतर जानती थी। लू रियान ने सिर हिलाया, मुझे वार्न करते हुए कि कैंप में एक रैंक 6 कल्टिवेटर के गार्ड करने की लाइकली थी। हिडन एक्सपर्ट्स और अनफेमिलियर टेरेन के बीच कॉर्नर्ड और स्लॉटर्ड होने का रिस्क था। उसने मुझे एक बार फिर सब एक्सप्लेन किया, हालांकि उसे अज्यूम था कि मैं एक वर्ड नहीं समझूंगा। वो बस अपना पार्ट प्ले कर रही थी, चाहे मैं सुनूं या ना सुनूं पूरी तरह मुझ पर था। अभी जाना बेहतर नहीं है, जब सही वक्त आएगा सेलेस्टियल ऑरा नेचुरली ट्रायल माउंटेन्स में फ्लड हो जाएगी। मैंने थॉटफुली नोट किया, प्रिटेंड करते हुए कि मैंने उसे मुझे लिटिल ब्रैट अंडर हर ब्रेथ कहते नहीं सुना। लू रियान ने मुझे ग्लेयर किया, उसकी आंखें एक साइलेंट वार्निंग से बर्निंग। जाना मत शाओयिन। उसने सजेस्ट किया कि कुछ दिन के लिए छुपने की जगह ढूंढें ताकि ह्यूमन एक्सपर्ट्स की नजर से बचें। मैंने उसे इग्नोर किया और मन में सोचा, ये लड़की क्रेजी है। शाओयिन वो रिडिकुलस नाम था जो उसने मुझे दिया था। उसने क्लेम किया कि उसे फुल स्केल अटैक के लिए एनर्जी रिचार्ज करने के लिए 2 दिन रेस्ट चाहिए। लू रियान ने काम फेस से नोट किया, लेकिन मैं देख सकता था कि वो सीक्रेटली रिलीव्ड थी। ट्रैवल के लंबे दिनों ने क्लियरली उसे वेयर डाउन कर दिया था और वो डेस्परेटली एक ब्रेक चाहती थी। हमें वुल्फ्स के एक पैक से ऑक्यूपाइड एक केव मिली, लेकिन वो मेरे लिए बस लो लेवल बीस्ट्स थे। मैंने उन्हें इजीली क्रश कर दिया और हम सन के राइज और सेट होते देखते रहे जब तक कुछ दिन वैनिश नहीं हो गए। अचानक एक मेडिसिनल फ्रेग्रेंस सैकड़ों मील्स में माउंटेन्स पर ड्रिफ्ट करने लगी। एक सिंगल ब्रेथ से मैं रिफ्रेश्ड और अलर्ट फील करने लगा। मेरा पूरा शरीर नई एनर्जी से सर्ज करने लगा। ट्रायल माउंटेन्स फाइनली ओपनिंग हो रहे थे और उस 1000 साल की स्पिरिट मेडिसिन की सेंट ओवरवेलमिंग थी। लू रियान ने मुझे देखा और साय किया, अपेरेंटली डिसाइड करते हुए कि इस बार प्राइज मुझे लेने देगी। उसने मुझसे इतना ले लिया था कि यह भी स्टील करने की फेस नहीं थी। पिछली लाइफ में ड्रैगन क्लैन प्रोडिजी के रूप में उसके पास रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं थी, लेकिन अब वो स्ट्रगल को जानती थी। मैंने उसे देखा और सोचा, तुम परवर्ट ऑनेस्टली क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हें इसे चाहिए? मैंने लिप्स लिक किए और लेजीली उसे अपने हेड में कर्स किया, एग्जैक्टली जानते हुए कि वो क्या प्लॉट कर रही है। मैंने डिसाइड किया कि उन कंफ्यूजिंग थॉट्स को अभी एक तरफ पुश कर दूंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। जैसे ही हम ट्रायल माउंटेन्स में एंटर करने की तैयारी कर रहे थे, हजारों ऑरा स्काई में स्ट्रीक की। वो पावरफुल और प्योर थीं और मैं बता सकता था उनमें मास्टर्स थे। मैंने टंग को फ्लिक किया सिचुएशन सेंस करने के लिए, लेकिन जो मैंने देखा उससे ऑलमोस्ट मेरा हार्ट रुक जाता। हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइंग शिप्स स्काई क्रॉस कर रहे थे। हर एक सेक्ट एल्डर और प्रोडिजीज की भीड़ कैरी कर रहा था। 10,000 माइल रेडियस के हर सेक्ट ने अपने बेस्ट लोग यहां भेजे थे। ज्यादातर बस स्पिरिट अट्रैक्शन स्टेज कल्टिवेटर्स थे, यहां देखने और सीखने के लिए। बस एक छोटा फ्रैक्शन एक्चुअली प्राइस के लिए काफी स्ट्रांग था। मुझे एक सडन चिल फील हुई। ह्यूमन कल्टिवेटर्स टेरिफाइंगली न्यूमरस और स्ट्रांग थे। मैंने लोगों के समंदर को देखा और सोचा, मेरी खुद की डीमन रेस के एक्सपर्ट्स कहाँ हैं?
उस मोमेंट में मैं इनक्रेडिबली अलोन फील कर रहा था, पोटेंशियल एनिमीज से घिरा हुआ। काश कोई डीमन लॉर्ड अपने सबॉर्डिनेट्स के एक पैक के साथ शो अप होता तो शायद मेरे पास एक्चुअली एक चांस होता, वरना मैं इस जगह से अलाइव कैसे एस्केप करूंगा। लेकिन जैसे ही ये थॉट क्रॉस हुई, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ओवरवेलमिंग डेमोनिक एनर्जी सर्ज हुई। एक टाइगर की रोर जैसी आवाज स्काई में थंडर की तरह गूंज गई, डिसिपेट होने से इनकार करने वाली। ये 1000 साल की स्पिरिट मेडिसिन इन माउंटेन्स में उगती है, हमारा डेमोनिक टेरिटरी। रोर ने वीक ह्यूमन कल्टिवेटर्स को प्योर और ट्रेम्बलिंग टेरर की स्टेट में डाल दिया, लेकिन सेक्ट एल्डर्स ने फ्लिंच नहीं किया। वो कोल्ड स्टेडी आइज से अपनी ग्राउंड पर खड़े रहे। डार्क टाओइस्ट रोब्स में एक ओल्ड मैन आगे आया, उसके लॉन्ग हेयर हवा में फ्लटर कर रहे थे। एक मैसिव ब्लैक टाइगर स्काई में लीप किया, उसकी बॉडी एक माउंटेन रेंज जितनी इनॉर्मस। टाइगर की आइज मैसिव थीं, उस ओल्ड मैन को प्राइमल इंटेंसिटी से स्टेयरिंग डाउन करते हुए। मैंने स्टैंड ऑफ देखा, सडन बैकअप के लिए ग्रेटफुल। एक ही दिन में डजन्स ऑफ एक्सपर्ट्स उभरे, सबसे वीक फाउंडेशन स्टेज के पीक पर था। कुछ इनेट स्टेज कल्टिवेटर्स भी थे, हालांकि ज्यादातर ओल्ड मैन थे जो बैरली उस रैंक में स्क्रेप किए थे। उनकी स्पिरिचुअल ऑराज उनके चारों तरफ फ्लेयर कर रही थीं, स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पर स्ट्राइक करने के लिए रेडी। लीडिंग एल्डर ने वॉइड में एक रिफ्ट कंडेंस किया, एक छोटी मगर टेरिफाइंग क्रैक जो डिस्ट्रक्शन की सेंट लीक कर रही थी। नॉनसेंस, एक आवाज ने जवाब दिया। मैंने कभी वॉर स्टार्ट करने की बात नहीं की। एक ब्लैक फॉक्स डीमन आगे आया, अज्यूमिंग कि उसका गोल सिंपली यंग डीमंस को टेम्पर करने देना था। उसका ऑरा एल्डर्स जितना ही क्रशिंग था, जिसने एक ह्यूमन कल्टिवेटर को फ्रस्ट्रेशन में रोर करने पर प्रॉम्प्ट किया। ह्यूमंस क्लियरली डिस्गस्टेड थे, लेकिन अपने डिसाइपल्स को कोलाटरल डैमेज का डर था। अभी भी मुझे लेक्चर कर रहे हो? डीमन ने स्नियर किया। इनफ फाइटिंग, ये कैसा रहे? दोनों साइड्स 200 माइल्स रिट्रीट करें और सिर्फ यूथ को ट्रायल जोन में एंटर करने दें। हम फेयरली कंपीट करेंगे, ह्यूमन हो या डीमन, बिना एंशिएंट पैक्ट को तोड़े या नई वॉर स्पार्क किए। तुम 30 से कम के अपने प्रोडिजीज भेजो और हम भी अपने यंग जीनियसेस को ट्रायल माउंटेन्स भेजेंगे। ब्लैक फॉक्स डायरेक्ट क्लैश से बचने के लिए डेस्परेट लग रहा था, बार बार जोर देते हुए कि मास्टर्स को पीछे रहना होगा। ये वो अग्रीमेंट था जो ह्यूमंस और डीमंस दोनों की फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड करेगा। उनके लिए ये अलग है। डीमंस हमारी तुलना में एक्सप्लोसिव रेट से ग्रो करते हैं। डीमन के लिए 15 साल, ह्यूमन के लिए 3 साल जैसे हैं, हालांकि उनकी लाइफ स्पैन्स कम है। ब्लैक फॉक्स ने ह्यूमन एल्डर को वेवर होते देखा और जल्दी से डील सील करने के लिए मूव किया। उसने राहत की सांस ली। इस चांस की जरूरत थी कि उसके यंग डीमंस ह्यूमन प्रोडिजीज को टेस्ट करें। ह्यूमन एल्डर ने कोल्डली स्नॉट किया, आखिरकार कॉम्प्रोमाइज के बिटर टेस्ट के बावजूद गिवन करते हुए। 1 घंटे बाद हर रेस के जीनियसेस एंशिएंट स्पिरिट साइट इंस्पेक्ट करने के लिए इकट्ठे हुए। दोनों साइड्स ने दूरी बनाए रखी, आंखें म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और हिडन एजेंडाज से भरी। सुप्रीम एल्डर, हम इन बीस्ट्स को क्यों आने दे रहे हैं? एक यंग कल्टिवेटर ने हिस किया। ये ट्रेजर हमारा था, लेकिन अब हम आधा अपॉर्चुनिटी उन मॉन्स्टर्स को दे रहे हैं। लो लेवल मंक्स छिटक गए। मास्टर्स के बीच हाई स्टेक्स ओथ का अब उनसे कोई लेना देना नहीं था। एल्डर ने एंग्शियस यूथ को देखा और एक शार्प मॉकिंग हफ निकाली। पिछले वॉर को सेंचुरीज हो गए हैं और डीमन रेस फिर ग्रीडी हो रही है, तो क्यों ना इस 1000 साल की स्पिरिट मेडिसिन को बेट की तरह यूज करके उनकी नई जनरेशन को टेस्ट किया जाए। गोल्डन कोर स्टेज वालों के लिए ये अब यूजलेस है, ये सिर्फ फाउंडेशन स्टेज के ब्रैट्स को बेनिफिट करती है। बाकी ह्यूमंस अभी भी एनरेज्ड दिख रहे थे, उनकी उंगलियां स्वॉर्ड हेल्थ की तरफ ट्विचिंग। वो पैक्ट तोड़कर डीमंस को यहीं स्लॉटर करना चाहते थे, लेकिन डीमन वॉरियर्स ने उन्हें कोई ओपनिंग नहीं दी। बैड फैंग्स के साथ अपनी ग्राउंड पर खड़े रहे। क्या सच में ट्रायल शुरू होने से पहले अपने प्रेशियस डिसाइपल्स को डेंजर में डालना चाहते हो? डीमन लीडर के उस सिंगल क्वेश्चन ने ह्यूमन कल्टिवेटर्स को इंस्टेंटली चुप करा दिया। दोनों रेसेस की रेपुटेशन दांव पर थी और मेरे माइंड में सिस्टम नोटिफिकेशंस रुक नहीं रही थीं। सिस्टम नोटिफिकेशंस बंद नहीं हो रही। फ्लाइंग टाइगर एक 7th रैंक डीमन बीस्ट है। ह्यूमन लीडर एक मिड स्टेज श्योंथियान कल्टिवेटर है, बीस्ट से एक लेवल ऊपर, लेकिन अगर वो बहुत करीब आ गए, ये बताना इम्पॉसिबल होगा कि ऊपरी हाथ किसका है। प्रेशर इतना सफोकेटिंग था कि मुश्किल से सांस ले पा रहा था। लेकिन हमारी ब्लड लाइन्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो हम बेसिकली सेम रैंक के डीमन बीस्ट्स हैं, बस डिफरेंट रेल्म्स में। कुछ फेक नाइट सीक्रेटली एक्ट करते हुए और कुछ इडियट सिंपल ब्रेन्स और अगली लैम्प्स के साथ। दोनों साइड्स में से कोई अच्छा नहीं है। मैंने मन में स्नॉट करते हुए सोचा, फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कि वो अपने पोटेंशियल पर खरे नहीं उतर पा रहे। इन्हें भूलो, जब ये डिस्ट्रैक्टेड हैं, मुझे साइट के अंदर रहने की जगह ढूंढनी है। जब दोनों साइड्स अपने प्रोडिजीज की तारीफ में लगे थे, हम 2 स्नेक्स चुपचाप ट्रायल्स की तरफ स्लिप हो गए। अभी ह्यूमंस और डीमंस दोनों अपनों की रक्षा के लिए डेस्परेट मेजर्स यूज कर रहे हैं। ह्यूमंस 9 स्टेट्स का ज्यादातर हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि डीमंस के पास एक 10वें से भी कम है। हर कुछ 100 साल में डीमंस अपनी इन्नेट ब्लड लाइन स्किल्स से एक फाइट स्टार्ट करते हैं और अब दोनों रेसेस के बीच टेंशन अनबियरेबल होती जा रही है। ये फायर और वाटर जैसा है, किसी भी सेकंड एक्सप्लोड होने के लिए रेडी। लेकिन हम 2 छोटे स्नेक्स होने के नाते अभी हम ये सब नहीं जानते थे। सभी पार्टिसिपेंट्स की उम्र 30 से कम होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है डीमंस कोई ट्रिक्स प्लान नहीं कर रहे।
ह्यूमन एल्डर ने कहा। हमारे डीमन जीनियस क्यूलिन की उम्र 15 से कम है, तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तुम ह्यूमन कल्टिवेटर्स भी कोई ट्रिक्स मत खेलना, आयु ने रिलैक्स्ड स्मर्क के साथ जवाब दिया। इसके साथ ही लीडर्स ने अग्री किया कि हर जीनियस सीक्रेट रेल में नॉर्मली एंटर करेगा। दोनों साइड्स ने ऑफिशियल ट्रायल शुरू करने से पहले अपोजिंग ग्रुप को स्क्रूटनाइज किया, लगभग 40 जीनियसेस के साथ। 9 ग्रेट स्टेट्स के रीजन में ये 40 कम से कम आधे एलीट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, कम से कम उनमें से जो अपनी स्ट्रेंथ हाइड नहीं कर रहे। डीमन साइड भी सेम था, अपने 40 जीनियसेस को गैदरिंग में ला रहा था। ऊपर हर साइड के 5 ग्रेट बींग्स वॉच कर रहे थे, स्वेरिंग करते हुए कि बस तभी इंटरवीन करेंगे जब जान का खतरा हो। वॉर में इंजरीज एक्सपेक्टेड हैं और इस वैली के अंदर अल्टीमेट प्राइज है 1000 साल की स्पिरिट मेडिसिन। लेकिन वहां डिफरेंट सेक्ट्स की बरीड प्लेंटी ऑफ अदर अर्ब्स भी हैं, रिवॉर्ड्स की तरह। सेक्ट्स के लिए कॉमन मेडिसिनल अर्ब्स के साथ कंपटीशन स्पॉन्सर करना एक स्मॉल प्राइस है। जीनियसेस 100 ली वाइड कैनियन में स्कैटर हो गए, जो पैदल चलने वालों के लिए मैसिव लगता था। इन लो लेवल कल्टीवेटर्स को अर्ब्स ढूंढने और डोमिनेंस के लिए लड़ने में दिन लगेंगे। मैं डेजर्टेड माउंटेन्स के थ्रू स्लिदर करना शुरू किया, हर अर्ब जो मिल सके उसे ग्रैब करने पर फोकस्ड। मैंने डिस्कवर किया कि हर कुछ माइल्स में सिस्टम एक नए प्लांट की लोकेशन के साथ पिंग करती। मैं पूरी जगह क्लीन आउट कर रहा था, कुछ ही टाइम में अर्ब्स का एक मैसिव हॉल कलेक्ट कर लिया। ये अमेजिंग है, मैंने सोचा, लेकिन लूरानियन बस मुझे जजमेंटल लुक के साथ देख रही थी। उसके लिए ये अर्ब्स उसके प्राइवेट डिमेंशन में उगने वाले वीड्स से बेहतर नहीं थे। ये अभी के लिए हमारे यूजफुल हैं, उसने मटर किया, लेकिन इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। उसे क्लियरली लगा मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, जिससे मुझे अनॉयंस में आंखें घुमाने का मन हुआ। अगर इतनी पिकी होनी है तो मैंने मन में सोचा, तो बाद में जो पिल्स बनाऊं उनमें से कोई मत खाना। डजन्स ऑफ माइल्स और अंदर ट्रैवल करने के बाद आखिरकार मेरा पहला ओपोनेंट मिला। एक ब्लैक टाइगर साइड टू साइड लीप कर रहा था, उसके क्लॉज हर लैंडिंग पर थिक ट्री ट्रंक्स को श्रेड कर रहे, वुड स्प्लिंटर्स उड़े और येलो डस्ट ने हवा को चोक कर दिया। जैसे ही मैसिव बीस्ट मेरी तरफ लंज्ड हुआ, टाइगर एक पेड़ जितना लंबा था, और हालांकि वो मेरे जॉ फॉर्म जितना बड़ा नहीं था, वो एक्सेप्शनली अजाइल था। मैंने उसके बॉडी से पीक रैंक 3 बीस्ट का ऑरा रेडिएट होते सेंस किया। महर 3 रैंक? मुझे मुश्किल से इतनी ईजी फाइट की परवाह करने का मन हुआ। लूरानियन ने उसके करीब आने का इंतजार नहीं किया, वो फर्स्ट स्ट्राइक करने के लिए आगे सर्ज हुई। मैं उसके लीड के साथ फॉलो किया, अपने बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी को अनफर्ल होने देते हुए।